सब तैयार हो जाओ, नया युद्ध आ रहा है। और अंदाजा लगाओ इसे कौन शुरू करने वाला है। फिर रूसी राज्य ड्यूमा में नया कानून पास हुआ है और अब इसे आधिकारिक बनाने के लिए बस पुतिन के हस्ताक्षर की जरूरत है। वो हस्ताक्षर केवल औपचारिकता है, जैसे ही कागज पर कलम चलेगी ये आधिकारिक होगा। पुतिन पागल हो गए हैं। अब वे ऐसा युद्ध शुरू कर रहे हैं जो यूक्रेन से आगे जाकर पूरे यूरोप को घेर सकता है। 13 मई को रूसी स्टेट ड्यूमा में एक नए बिल पर वोटिंग हुई। ये बहुत बड़ा मामला था। हालांकि बिल में अनिवार्य रूप से लगभग समझ से बाहर कानूनी भाषा भरी होगी, लेकिन इसका सार बहुत ही सरल है। यह पुतिन को किसी भी विदेशी देश पर जब चाहे आक्रमण का अधिकार देता है। बिल्कुल, बिल में ऐसा साफ नहीं लिखा है। आक्रमण का आदेश तभी दिया जा सकता है जब रूस को लगे कि उसे किसी दूसरे देश में अपने नागरिकों को किसी भी तरह के खतरे से बचाने की जरूरत है। लेकिन ये असल में सिर्फ एक दिखावा है। ये कथित सुरक्षा उन सभी रूसी नागरिकों तक फैली हुई है जिन्हें विदेशी देशों, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और उन संगठनों द्वारा जिनका रूस सदस्य नहीं है जांचा, गिरफ्तार किया, मुकदमा चलाया या जैसा कि पॉलिटिको कहता है किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। रूस ने ऐसी असंभव शर्त रखी है जिसे कोई देश पूरा नहीं कर सकता। या तो किसी देश को अपने क्षेत्र में किसी भी रूसी नागरिक को जो चाहे करने की पूरी छूट देनी होगी, या फिर उस देश को इस खतरे का सामना करना होगा कि पुतिन किसी व्यक्ति की सुरक्षा के नाम पर आक्रमण की घोषणा कर दे। इस कानून में कोई असली तर्क नहीं है और यही इसकी असली बात है। इसका मकसद सिर्फ पुतिन को एक झूठा बहाना देना है जिसके तहत वे कभी भी नया आक्रमण शुरू कर सकते हैं। ये विधेयक पारित हो चुका है और अब ये आधिकारिक रूप से रूसी कानून बनने से पहले पुतिन के हस्ताक्षर का इंतजार कर रहा है। हमें इस पर बहस करने की भी जरूरत नहीं है कि पुतिन खुद को किसी भी ऐसे देश पर हमला करने की ताकत देने वाले हैं जो उन्हें नाराज करता है। ये विधेयक शायद क्रेमलिन से आया है। तैयार करने वालों पर पुतिन और उनके साथियों का असर रहा होगा। आइए साफ बात करते हैं। पुतिन इस बिल के लिए जिम्मेदार है और इसमें कोई शक नहीं कि वह साइन करने से इनकार नहीं करेंगे। बिल्कुल वो साइन करेंगे। ये बिल उन्हें वो सब कुछ देता है जिसकी मदद से वो अपनी पागलपन की सोच सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि और जगहों पर भी थोप सकते हैं। असल में पुतिन पहले ही ये संकेत देना शुरू कर चुके हैं कि वो रूस का ध्यान आगे कहां लगाना चाहते हैं। यही से हालात वाकई गंभीर हो जाएंगे और हम जल्द ही और खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे पहले व्याचेस्लाव वोलोडिन, जो रूसी स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष हैं, ने हमें इस बात का अच्छा संकेत दिया है कि अब जब पुतिन का नया बिल साइन करने के लिए तैयार है तो रूस किस तरह की कहानी गढ़ने जा रहा है। पश्चिमी न्याय प्रणाली यूरोपीय अधिकारियों के थोपे फैसलों से असहमत लोगों पर कार्रवाई करने वाली दमनकारी मशीन बन गई है। इन हालात में हमारे नागरिकों की विदेशों में सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास जरूरी है। वोलोडिमिर ने बिल पास होने के बाद कहा, कहानी साफ है। ये सिर्फ उन देशों को सजा देने की बात नहीं है जो रूसी नागरिकों के लिए खतरा है। यह बिल पश्चिम और उसकी कथित अवैध कानूनी संरचनाओं को उनकी जगह दिखाने के लिए है। या फिर यूं कहे, वाह वाह वाह, रूसियों को हमारे युद्ध अपराधों या किसी और चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना बंद करो। मजाक को एक तरफ रखते हुए ये बिल उन 3 संस्थाओं के लिए क्या मायने रखता है जिन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना है, वो यहाँ बताया गया है। सबसे पहले यूक्रेन है। कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस बिल के संबंध में जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है उसमें और पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए जो बहाना बनाया था उसमें काफी समानताएं हैं। जैसा कि यूरोन्यूज ने बताया है, पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला करने के लिए कई कारणों में से एक के रूप में रूसी नागरिकों और रूसी भाषी आबादी की रक्षा करने की झूठी दलील का इस्तेमाल किया था। लेकिन उस समय पुतिन के पास उस आक्रमण को युद्ध कहने के लिए जरूरी तंत्र मौजूद नहीं थे। उन्होंने इसे एक विशेष सैन्य अभियान करार दिया, एक तरफ प्रचार के लिए और दूसरी तरफ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि यूक्रेन इतनी जल्दी गिर जाएगा कि युद्ध होने की नौबत ही नहीं आएगी और वे इसी शब्दावली का इस्तेमाल करते रहेंगे। यूक्रेन में चीजें पुतिन की योजना के अनुसार नहीं हुई, लेकिन अब स्टेट ड्यूमा ने ऐसा कानून पास कर दिया है जिससे वे अपने आक्रमण को कम से कम रूस के अंदर तो वैध ठहरा सकते हैं। ये यूक्रेन के लिए खतरनाक है। अगर पुतिन अपने आक्रमण को विशेष सैन्य अभियान कहने के बजाय युद्ध कहना शुरू कर देते हैं तो इससे रूसी सेना की लामबंदी का रास्ता खुल जाता है। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का मानना है कि यह संभव है। अप्रैल में उन्होंने कहा था कि रूस पुतिन को टेलीग्राम जैसे ऐप्स पर कार्रवाई और इंटरनेट पर सख्ती के लिए कानून बना रहा है।
जो लामबंदी की पूर्व तैयारी के संकेत हो सकते हैं। अब एक और तैयारी हो रही है और यूक्रेन के लिए चिंता की बात सिर्फ यही नहीं है। रूस ऐसे बिल पास कर रहा है जिससे पुतिन अपनी घुसपैठ को वैध बना सके। वहीं बेलारूस को नए हमले के लिए कठपुतली की तरह तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि उनका देश युद्ध के लिए चुनिंदा इकाइयों को लामबंद करेगा। 18 मई को रूस और बेलारूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसमें अनियोजित प्रक्षेपण स्थलों से सामरिक परमाणु हथियारों की युद्धक तैनाती शामिल थी। जेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेनी खुफिया के अनुसार पुतिन बेलारूस को रूस के युद्ध में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो उत्तरी यूक्रेन या किसी नाटो देश को निशाना बना सकता है। लगता है पुतिन की पागलपन अब उनके कठपुतलियों में भी फैल गई है। जैसे ही रूस भविष्य के आक्रमणों की नींव रख रहा है, लुकाशेंको जो उसका पालतू है बस अपने मालिक से आदेश मिलने का इंतजार कर रहा है ताकि वो रूस के साथ उसके अगले किसी भी योजना में शामिल हो सके। यूक्रेन के लिए यह नया कानून दोहरा खतरा है, क्योंकि पुतिन इससे लामबंदी को वैध बताकर अन्य देशों को लड़ाई में घसीट सकते हैं। पश्चिम के लिए यह नया कानून और भी बड़ा खतरा है। जेलेंस्की को इसका पता है, इसलिए उन्होंने बेलारूस के जरिए नाटो देश पर हमले की संभावना जताई। लेकिन इससे पहले कि हम ये समझे कि इसका पश्चिम पर क्या असर पड़ेगा, हमें शायद ये दिखना शुरू हो गया है कि रूस अपने नए कानून को किसी और देश आर्मेनिया में कैसे इस्तेमाल करेगा, उसका खाका तैयार कर रहा है। अब रूस से संबंधों में आर्मेनिया एक दिलचस्प उदाहरण है। रूस कई वर्षों से आर्मेनिया और अजरबैजान के तनाव का लाभ उठाकर आर्मेनिया पर प्रभाव बढ़ाता रहा है। लेकिन 2026 में बदलाव आया, जिसे कार्नेगी एंडोमेंट ने 3 फरवरी के लेख में बताया। आर्मेनिया की सुरक्षा परिषद प्रमुख ने 2026 में तीसरे देशों से आने वाले हाइब्रिड खतरे को सबसे बड़ा बताया था। तीसरे देशों का मतलब रूस से है। अब आर्मेनियाई अधिकारी रूस देश के भीतर जो कर रहा है उसकी पहले से ज्यादा परोक्ष आलोचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री निकोल पसिन्यान ने कहा कि आर्मेनिया के एपोस्टोलिक चर्च के कुछ वरिष्ठ धर्मगुरु देश से ज्यादा किसी तीसरे देश की सेवा कर रहे हैं। सोवियत युग का जिक्र करते हुए अधिकारी अब साम्राज्यवाद विरोधी भाषा बोलने लगे हैं, जिसे पुतिन फिर से लाना चाहते हैं। इस समय आर्मेनिया में रूसीकरण के खिलाफ जोरदार विद्रोह है, जिससे पुतिन नाराज है। 10 मई की प्रेस ब्रीफिंग में पुतिन ने पसिन्यान पर दबाव डाला कि वे आर्मेनिया की EU या यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच चुनाव के लिए जनमत संग्रह कराए, जिसमें रूस प्रभावी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुतिन जानते हैं कि आर्मेनिया यूरोपीय संघ के सदस्य बनने की दिशा में खुद को उसके साथ जोड़ रहा है। पुतिन ऐसा नहीं चाहते। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आर्मेनिया पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करता है तो कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर देश अपने मौजूदा रास्ते पर चलता रहा तो उसे यूक्रेन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। पुतिन जनमत संग्रह चाहते हैं क्योंकि वोट खरीदे और हेरफेर किए जा सकते हैं। हेरफेर की बात करें तो आर्मेनियाई सूचना क्षेत्र में भी दिलचस्प घटनाक्रम दिख रहे हैं। 15 मई को स्टेट ड्यूमा में नया बिल पास होने के 2 दिन बाद मिलातानी ने रिपोर्ट किया कि एक रूसी दुष्प्रचार नेटवर्क आर्मेनिया में गलत जानकारी फैला रहा है। यह अभियान रिपोर्ट से कुछ माह पहले शुरू हुआ था, जिसमें रूस एडिट की गई तस्वीरें, वीडियो जारी कर यह संदेश फैला रहा है कि अगर आर्मेनिया ने पुतिन की बात नहीं मानी तो रूस के साथ युद्ध हो सकता है। मार्च की शुरुआत में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें झूठा दावा था कि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने कहा है अगर पशिन्यान जून चुनाव जीतते हैं तो रूस से संघर्ष होगा। अन्य वीडियो में दावा किया गया कि पशिन्यान ने फ्रांस के साथ गुप्त समझौते किए हैं, जिनमें से एक में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कथित तौर पर पशिन्यान को यह पेशकश की थी कि अगर आर्मेनिया रूस के साथ युद्ध करता है तो फ्रांस उसका समर्थन करेगा। कुल मिलाकर ऐसे कम से कम 20 वीडियो पहचाने गए हैं जिन्हें रूस के अभियान का हिस्सा माना गया है, जो 2 काम करने के लिए बनाए गए लगते हैं: लोगों को गुमराह करना और डराना। इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। पहला, रूस से संबंध वाले देश को धमकाना। दूसरा, उसे पुतिन की मर्जी के मुताबिक काम करने के लिए प्रभावित करने की कोशिश करना। तीसरा, अगर वह देश नहीं मानता तो अब पुतिन को रूसी नागरिकों की रक्षा के लिए आक्रमण की अनुमति देने वाला कानून है। आर्मेनिया में काफी संख्या में रूसी नागरिक मौजूद थे। ऑब्जर्वेटोरियो बल्कानी काउजा ट्रांस यूरोपा के अनुसार केवल 2022 की पहली तिमाही में ही 1,42,000 रूसी आर्मेनिया पहुंचे। संभावना है कि उनमें से कई लोग उस समय पुतिन द्वारा शुरू किए गए युद्ध से बचने के लिए यात्रा कर रहे थे।
अब उनमें से कोई भी वह बहाना बन सकता है जिसका इस्तेमाल पुतिन उस देश पर हमला करने के लिए कर सकते हैं जिसे वह मजबूर नहीं कर सकते। अगर यूक्रेन पश्चिम के लिए यह चेतावनी देने के लिए काफ़ी नहीं था कि रूस के पास पुतिन द्वारा फरवरी 2022 में शुरू किए गए आक्रमण से भी ज़्यादा कुछ है, तो आर्मेनिया में जो हो रहा है और स्टेट ड्यूमा द्वारा हाल ही में पास किया गया कानून बहुत बड़ी चेतावनी की घंटी बजा देना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम जाने क्यों, ये है द मिलिट्री शो। हम सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी खबर दिखाते हैं। अगर आपको हमारे चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब करें ताकि कोई विश्लेषण मिस ना हो। लगता है आर्मेनिया रूस के नए बिल में पुतिन के निशाने पर है, लेकिन असल में पश्चिम उनका मुख्य निशाना है। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस का नया बिल पुतिन को किसी भी पश्चिमी देश पर हमला करने की अनुमति देता है जिसे वह रूस के लिए खतरा मानते हैं। पश्चिम, खासकर नाटो के यूरोपीय सदस्य रूस से खतरे से अनजान नहीं हैं। 15 मई को जर्मन सशस्त्र बलों के इंस्पेक्टर जनरल कार्स्टन ब्रेउर ने कहा कि रूस अगले कुछ वर्षों में हमला करने की तैयारी कर रहा है। कार्स्टन ब्रेउर ने कहा, संकेतक, हथियार, जनशक्ति, आर्थिक व राजनीतिक घटनाएं सब 2029 में मिलती हैं। उन्हें यूके रक्षा स्टाफ प्रमुख एयर चीफ मार्शल रिचर्ड नाइटन का समर्थन मिला। रूस यूक्रेन में लड़ते हुए अनुभव लेकर नई तकनीकें बना रहा है और पुतिन ने संप्रभु देशों पर हमला करने की मंशा साबित की है। जैसे जैसे आप रूसी सीमा के पास जाते हैं, इसे ज्यादा महसूस करते हैं, नाइटन ने ब्रॉयर को बताया। जैसा कहा, खतरे की घंटियां बजनी चाहिए। कुछ लोग पुतिन पर शक जता रहे हैं कि उनके इरादे खतरनाक है। फरवरी में स्वीडन ने खतरे का अलार्म दिया था। सैन्य खुफिया की वार्षिक रिपोर्ट में कई हाइब्रिड युद्ध अभियानों की पहचान हुई, जिसमें स्वीडन और उसके पश्चिमी सहयोगियों पर तोड़फोड़ व साइबर हमले शामिल है। रिपोर्ट में रूस को स्वीडन और नाटो के लिए मुख्य सैन्य खतरा बताया गया। अब खतरा बढ़ गया है क्योंकि पुतिन ने खुद को किसी भी देश पर हमला करने की छूट दे दी है, चाहे बहाना कितना भी कमजोर हो। पॉलिटिको के अनुसार यूरोपीय संघ के रक्षा अधिकारियों को लगता है कि अगले वर्षों में क्रेमलिन नाटो और यूक्रेन के प्रति पश्चिम की प्रतिबद्धता की परीक्षा ले सकता है। पूर्व चेक सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टोमास पोयर का कहना है कि ऐसी परीक्षा बाल्टिक या काला सागर क्षेत्र में केंद्रित हो सकती है। टोमास पोयर कहते हैं कि बुल्गारिया एक लक्ष्य बन सकता है क्योंकि वह बाल्टिक देशों की तुलना में रक्षा पर कम खर्च करता है, जबकि बाल्टिक देश पहले से ही पुतिन के खतरे को समझ चुके थे। क्या हम देख सकते हैं कि जो खाका आर्मेनिया में तैयार किया जा रहा है वही इन नेटो सहयोगियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर ऐसा होता है तो वही नेटो की असली परीक्षा होगी। रूस ने खुद को आक्रमण करने की अनुमति दे दी है और नाटो समूह में जिसे वो कमजोर मानता है वो देश इस परीक्षण के लिए आदर्श लक्ष्य होगा। अगर नाटो ने रूस के हमले पर तुरंत बुल्गारिया या बाल्टिक देशों में से किसी एक की रक्षा नहीं की तो पुतिन समझ जाएंगे कि वे नाटो से आगे बढ़ सकते हैं। असल में रूस का नया बिल पुतिन को विकल्प देने के लिए है। यूक्रेन में वे रूसी जनता के सामने युद्ध को वैध ठहरा सकते हैं, जिससे लामबंदी और बेलारूस की भागीदारी का आधार बन सकता है। आर्मेनिया पुतिन के निशाने पर है और रूस के नए कानूनों से आक्रमण के सभी कारण मौजूद हैं और पश्चिम में पुतिन द्वारा वर्षों से दी जा रही धमकी असहज रूप से हकीकत में बदलने के करीब आ रही है। अब पुतिन के पास वह कानूनी सुविधा है जिससे वे बुल्गारिया जैसे देश पर हमला उचित ठहरा सकते हैं, जहां 2021 के आंकड़ों के अनुसार साल भर में 30,000 रूसी रहते हैं। इन बाल्टिक देशों को हजारों रूसी नागरिक अपना घर कहते हैं। संकेत मिल रहे हैं कि रूस नया युद्ध शुरू कर सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या रूस उस तरह की लड़ाई के लिए तैयार है जिसे वह शुरू करने की कोशिश कर रहा है? अगर बात आर्मेनिया जैसे देश की करे तो हाँ, 145 सैन्य देशों की अपनी रैंकिंग में ग्लोबल फायर पावर ने आर्मेनिया को 101वें स्थान पर रखा है। देश की सक्रिय सेना में 65,000 जवान हैं और उसकी हवाई, नौसेना और जमीनी ताकत लगभग ना के बराबर है, खासकर जब रूस से तुलना की जाए। इसका मतलब है कि अगर पुतिन आर्मेनिया पर हमला करते हैं तो वे वही आसानी से हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने यूक्रेन में हासिल करने की सोची थी। लेकिन मान लीजिए कि वह अपना ध्यान किसी नाटो देश की ओर करता है, और सबसे अहम बात यह है कि नाटो रूसी हमले का पूरी ताकत से जवाब देता है। अगर पुतिन
यूक्रेन के साथ किसी और देश पर भी हमला करते हैं तो ये उनके लिए सबसे बुरा होगा। यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 18 मई तक रूस को 13.5 लाख से ज्यादा हताहत हुए हैं और यह आंकड़ा बढ़ रहा है। ये तो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और ये मत भूलिए कि यूक्रेन अपने यूरोपीय साझेदारों को रूस जैसी जंग से बचाव की रणनीति बनाने में खुशी खुशी मदद करेगा। जब तक यूक्रेन अभी भी एक अहम कारक है, पुतिन का नाटो देश पर हमला करना मूर्खता होगी। अगर किसी तरह रूस यूक्रेन में सफल हो जाता है, जो कि अभी तय नहीं है, और फिर किसी नाटो देश पर हमला करता है, तो हालात थोड़े और जटिल हो जाएंगे। अगर अमेरिका नाटो प्रतिक्रिया में शामिल होता है तो रूस हर क्षेत्र में हथियार और संख्या में पिछड़ जाएगा, खासकर यूक्रेन में लंबी लड़ाई के बाद। अमेरिका की भागीदारी की गारंटी नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार संकेत दिया है कि वे अमेरिका को नेटो से बाहर कर सकते हैं और किसी छोटे सदस्य पर रूसी हमले को इस तर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि अमेरिका को शामिल नहीं होना चाहिए। अगर अमेरिका बाहर है तो यूरोपीय नाटो को रूस का सामना करना चाहिए। लेकिन सब कुछ कागज पर नहीं होता। रूस की लड़ाई में अनुभव की कमी नाटो के यूरोपीय सदस्यों के लिए खासकर जमीनी जंग में समस्या हो सकती है, जैसा न्यूज़ वीक बताता है। यूरोप को हवा में स्पष्ट बढ़त होनी चाहिए, लेकिन रूस की नौसेना इतनी विशाल है कि वह यूरोप के युद्धपोतों पर भारी पड़ सकती है, भले ही वे पोत ज्यादा उन्नत और बेहतर हालत में हों। रूस के पास परमाणु विकल्प भी है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक रूस के पास 5,580 परमाणु हथियार है, जबकि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के पास मिलाकर सिर्फ 515 है। ये लड़ाई शायद उतनी एक तरफा नहीं होगी जितनी कई लोग उम्मीद करते हैं। और अगर पुतिन नेटो गठबंधन में दरार डालने में सफल हो जाते हैं, जैसा कि वो वर्षों से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी छोटे नेटो सहयोगी पर हमला करना संभव हो सकता है। बेल्फर सेंटर का कहना है कि आने वाले वर्षों में रूस अपनी हाइब्रिड वॉरफेयर, डराने धमकाने और गलत सूचना रणनीति तेज करेगा। आर्मेनिया में जो हो रहा है वही भविष्य में बुल्गारिया या बाल्टिक देशों में भी हो सकता है। पुतिन इस संभावना पर दांव लगा रहे हैं कि वह नाटो में इतनी गहरी दरार पैदा कर पाएंगे कि अमेरिका को तस्वीर से बाहर कर दे और यूरोप के नाटो सदस्य देशों को इतनी जटिल स्थिति में डाल दे कि वे तैयार न रह पाएं, जिससे वे कागजी कार्रवाई, आपसी झगड़ों और अपर्याप्त प्रतिक्रियाओं में उलझ जाएं। जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वो ये है कि रूस ने अभी अभी अपना खुद का बहाना बना लिया है। बिल पास हो चुका है और पुतिन के हस्ताक्षर होना तय है। कोई भी यूरोपीय देश जहां बड़ी रूसी आबादी है अब खतरे में है। रूसीकरण को हटाने के लिए चलाया गया कोई भी अभियान एक ट्रिगर बन सकता है। एक रूसी नागरिक की गिरफ्तारी, चाहे वैध आरोप हो, बहाना बन सकती है। अब पुतिन का दिमाग पागलपन से घिर गया है। वह रूस को पहले से कहीं ज्यादा यूरोप के खिलाफ युद्ध के करीब ले जा रहे हैं। पूरी तरह से आक्रमण किए बिना भी नया रूसी विधेयक आक्रामकता के अन्य कृत्यों को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि हाइब्रिड युद्ध रणनीतियां और छोटे पैमाने पर अभियान, जिन्हें रूसी नागरिकों की रक्षा के लिए बनाया गया बताया जाता है। एक नए युद्ध की नींव पड़ चुकी है। रूस ने पुतिन के आतंक को वैध कर दिया। रूस भविष्य के संघर्षों की ओर ध्यान दे रहा है, लेकिन यूक्रेन में उसे अभी भी बहुत कुछ संभालना है। हताहतों और भर्ती की मुश्किलों ने यूक्रेन युद्ध में रूस को पीछे किया है। किसी तरह अलेक्जेंडर लुकाशेंको और भी पागल हो गए हैं। पुतिन के बेलारूसी कठपुतली अलेक्जेंडर लुकाशेंको पहले ही अपनी सेना को जुटाने और युद्ध के लिए तैयार होने की बातें कर रहे थे, लेकिन अब परमाणु हथियार भी इसमें शामिल हो गए हैं। लुकाशेंको और पुतिन नेटो के पड़ोस में कुछ खतरनाक लाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। एक तरफ रूस है, बेलारूस है और ऊपर से परमाणु हथियार है। इसमें गलत क्या हो सकता है? बहुत कुछ गलत हो सकता है, पर पहले हम अभ्यासों पर चर्चा करेंगे। 18 मई को पॉलिटिको समेत कई मीडिया संस्थानों ने बताया कि रूस और बेलारूस ने बेलारूसी क्षेत्र में सामरिक परमाणु हथियार तैनाती का संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। ये अभ्यास ऐसे लगे जैसे अचानक शुरू हो गए हों, क्योंकि इससे पहले के हफ्तों और महीनों में किसी भी देश ने ऐसी किसी तैयारी की कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। पहले कोई योजना नहीं थी। फिर अगले दिन बेलारूस ने रूस के साथ सैनिकों को अज्ञात दुश्मन पर परमाणु हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। ये एक बार के अभ्यास नहीं है। बेलारूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार 18 मई से शुरू हुए ये अभ्यास कई हफ्ते चलेंगे और आगे
इनका स्तर बढ़ सकता है। मंत्रालय ने बयान में स्पष्ट नहीं किया कि वे क्या करेंगे, बस कहा इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेलारूस के विभिन्न अप्रस्तुत स्थानों से युद्ध मिशन की तत्परता जांचना है। मुख्य ध्यान छिपकर आगे बढ़ने, लंबी दूरी आवाजाही और बलों संसाधनों के उपयोग की गणनाओं के अभ्यास पर होगा। बेलारूस ऐसे बयानों से किसी को धोखा नहीं दे रहा, वह सामरिक परमाणु हथियार लॉन्च की ट्रेनिंग कर रहा है, और यह सिर्फ उसके पड़ोसी यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि नाटो की छत्र छाया में आने वाले कई देशों के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है। न्यूज स्काई ने बताया कि बेलारूस अगले कुछ हफ्तों में कई क्षेत्रों में ऐसे अभ्यास शुरू करेगा जिनका मुख्य उद्देश्य 3 भागों में विभाजित है। सेना की परमाणु हथियारों की आवाजाही के लिए तत्परता की जांच करना, उनके इस्तेमाल की तैयारी की जांच करना, और शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि परमाणु हथियारों की तैनाती की गोपनीयता बनाए रखने के तरीकों की जांच करना, अगर बेलारूस अभ्यास से असली हमले की ओर बढ़ने का फैसला करता है। इन अभ्यासों से जाहिर तौर पर बेलारूस और रूस दोनों को यह बेहतर समझ मिल सकेगी कि बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियारों को कितनी अच्छी तरह से लंबी दूरी तक पहुंचाया जा सकता है, साथ ही ऐसे स्थानांतरण को संभव बनाने के लिए कितने सैनिकों और किस उपकरण की जरूरत होगी। बेलारूस ने अभ्यास के पहले चरण में कई सैनिक तैनात किए हैं। न्यूज स्काई के मुताबिक 1500 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं और लगभग 200 उपकरण, जिनमें विमान भी शामिल हैं, इस्तेमाल किए जाएंगे। इस सब में एकमात्र राहत की बात यह है कि रूस फिलहाल बेलारूस में जमा हो रहे परमाणु भंडारों पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए हुए है। लेकिन खतरा यह है कि ऐसे अभ्यास बेलारूस को भविष्य में हमले की तैयारी के शुरुआती चरणों में स्वतंत्र रूप से काम करने दे सकते हैं। अगर हमें पहले से यह पता नहीं था तो अब यह आधिकारिक हो गया है। लुकाशेंको अपना दिमाग खो चुके हैं। कभी पुतिन के पालतू रहे तानाशाह लुकाशेंको पहले दावा करते थे कि वो अपने लोगों के हित में काम कर रहे हैं। वह झूठ बोल रहे होते, लेकिन वह यह दावा कर सकते थे। लेकिन अब लुकाशेंको ने मूल रूप से नियंत्रण की बागडोर पुतिन को सौंप दी है, जिससे उनका देश पूरी तरह से एक कठपुतली राज्य बन गया है, सैन्य दृष्टि से भी और परमाणु हथियारों के प्रक्षेपण के लिए एक ठिकाना के रूप में भी। लेकिन अब क्यों? ऐसा क्या हुआ है जिससे रूस और बेलारूस ने परमाणु धमकी को इस तरह से फिर से शुरू कर दिया है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा? इसका जवाब शायद यूक्रेन की उस कार्रवाई में छुपा है जिसने पुतिन को बड़ी चिंता में डाल दिया है। यूक्रेन द्वारा मॉस्को और आसपास के क्षेत्रों पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला करने के बाद यह अप्रत्याशित संयुक्त अभ्यास संभवतः जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आयोजित किया गया है। रूस ने हमले में 3 नागरिकों के हताहत होने का दावा किया। यूक्रेन के लिए यह उसकी हवाई शक्ति दिखाने और मॉस्को और उसके आसपास अधिक से अधिक सैन्य ढांचा नष्ट करने का प्रयास था। सप्ताहांत के अंत तक यूक्रेन ने करीब 1300 ड्रोन लॉन्च किए, जो कई बार मॉस्को के पास रूसी वायु रक्षा को भेज चुके थे। क्षतिग्रस्त सुविधाओं में रूसी मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रोचिप्स बनाने वाले कारखाने, मॉस्को ऑयल रिफाइनरी और सोल्जेनित्सिनोगोर्स्क का तेल डिपो शामिल हैं। यूक्रेन ने हमलों के दौरान कई ड्रोन छोड़े। इनमें फायरपॉइंट द्वारा बनाया गया FPFP एक ड्रोन शामिल था, जो पहले से ही काफी प्रसिद्ध है। साथ ही RSRS एक बार्स भी था, जो एक जेट पावर ड्रोन है जिसे सैकड़ों किलोमीटर दूर के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। द गार्जियन ये भी रिपोर्ट करता है कि यूक्रेन ने एक ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल किया जिसे पहले जनता के सामने नहीं लाया गया था, जिसका नाम बार्स SM ग्लैडिएटर है। वह ड्रोन वही चीज है जिससे पुतिन सबसे डरते हैं। युद्ध में गहरे हमलों की क्षमता के मामले में यूक्रेन और मजबूत हो रहा है। मॉस्को जलने पर पुतिन और उनके साथियों ने जाना कि अब रूस में कोई जगह सच में सुरक्षित नहीं है। यूक्रेन अब इतना ताकतवर है कि उसके लंबी दूरी के हथियार मॉस्को तक पहुंच सकते हैं और रूस की वायु रक्षा प्रणाली को भी पार कर सकते हैं। पुतिन, इसका मतलब है कि यूक्रेन अब वह देश नहीं रहा जिसे आप काबू में रख सकते हैं। बेलारूस में संयुक्त अभ्यास हमलों के इस दौर के तुरंत बाद शुरू हुए। पुतिन लुकाशेंको का इस्तेमाल करके यूक्रेन को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वह तनाव को और बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये अब भी एक खतरा हो सकता है। आखिरकार ऐसा नहीं है कि रूस ने अभी अभी परमाणु हथियारों की धमकी देना शुरू किया है। परमाणु विनाश की छुपी हुई धमकियां यूक्रेन पर रूसी हमले की एक खास पहचान रही है। हालांकि इन धमकियों को हमेशा डराने धमकाने की रणनीति के तौर पर ही देखा गया है, न कि असली इरादे के तौर पर।
पिछले 40 सालों की लड़ाइयों और परमाणु हथियारों के ना इस्तेमाल ने इस नजरिए को सही साबित किया है। हालांकि हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि रूस खुद को इस संभावना के लिए तैयार करता दिख रहा है कि वो भविष्य में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। नवंबर 2024 में क्रेमलिन ने घोषणा की थी कि पुतिन ने एक नया आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे रूस की परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर औपचारिक नीति में बदलाव किया गया है। इस आदेश में बदलाव हुए जैसे रूस को लगे संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता को पारंपरिक हथियारों से खतरा है तो वह फर्स्ट यूज पॉलिसी अपना सकता है। रूस इस बदली हुई परमाणु नीति के तहत अब तक यूक्रेन द्वारा अपनी सीमा में किए गए हर हमले का इस्तेमाल परमाणु हमले को जायज ठहराने के लिए कर सकता है। क्या मॉस्को हमला इतना गंभीर था कि रूस फर्स्ट यूज पर विचार कर सकता था? उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। यह बहुत संभव है कि बेलारूस में संयुक्त अभ्यास यूक्रेन के मॉस्को पर हमलों के जवाब में और भी धमकियों के रूप में किए जा रहे हैं। हालांकि ये धमकियां पहले से कहीं ज्यादा यूक्रेन की सीमा के करीब दी जा रही हैं। ये इससे भी अधिक हो सकता है। ऐसी कई बातें हैं जो इन हालिया अभ्यासों को पुतिन द्वारा दी जाने वाली सामान्य परमाणु धमकियों से कहीं ज्यादा चिंताजनक बनाती हैं। खतरनाक मिसालें बन रही है। कठपुतली राष्ट्रपति अपने मास्टर को और ज्यादा नियंत्रण दे रहा है। असल में ये सब लंबे समय से बन रहा है और ये सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, नाटो के लिए भी खतरा है। ये कारक सब कुछ बदल देते हैं। ये मिलिट्री शो है। हम पूरी तस्वीर दिखाते हैं, सिर्फ सुर्खियां नहीं। सबसे आगे रहने के लिए सब्सक्राइब करें। आइए बेलारूस और उसकी भूमिका पर नजर डालते हैं। इन संयुक्त अभ्यासों की सुर्खियां सिर्फ इसलिए नहीं बन रही हैं कि ये अचानक शुरू किए गए हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये सामान्य से कहीं ज्यादा लंबे चलने वाले हैं। हैरान करने वाली बात नहीं कि बेलारूस ये अभ्यास होने दे रहा है। पुतिन ने लुकाशेंको से कहा कूदो, और उनके वफादार पूछते हैं कितना ऊंचा। असल में रूस काफी समय से इसकी तैयारी कर रहा था। हमने ये तब देखा जब पुतिन ने 2025 के अंत में ऑर्शनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें बेलारूस भेजी। रूस ने तैनाती में कोई झिझक नहीं दिखाई। 30 दिसंबर को रक्षा मंत्रालय ने ओरशनिक मिसाइल सिस्टम्स के बेलारूस के जंगलों में तैनात होने का फुटेज जारी किया, जो यूक्रेन और नाटो के लिए धमकी थी। संदेश बिल्कुल साफ था। रूस परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें तैनात कर रहा है, जिनके बारे में यूक्रेन का कहना है कि वे मैक 11 तक की रफ्तार से जा सकती हैं। यह उदाहरण दिखाता है कि बेलारूस ने रूस को यूक्रेन पर हमले के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग करने दिया। अटलांटिक काउंसिल के अनुसार बेलारूस यूक्रेन पर शुरुआती आक्रमण के लिए दसियों हजार रूसी सैनिकों का अड्डा बना था। परमाणु मुद्दों के अलावा बेलारूस पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वह ऐसे उपकरणों की मेजबानी कर रहा है जो रूस के लंबी दूरी के ड्रोन को अपने लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा माना जाता है कि रूस ने लुकाशेंको के क्षेत्र में गोला बारूद डिपो स्थापित किए हैं, जो और भी अधिक तैयारी है, जिससे ऐसा लगता है कि रूस बेलारूस का इस्तेमाल किसी न किसी चीज के लिए करना चाहता है, चाहे वह एक और जमीनी हमला हो या भविष्य में कोई और भी ज्यादा खतरनाक हमला। पिछले 4 सालों से बेलारूस पुतिन के यूक्रेन पर हमले का मुख्य समर्थक रहा है। उसके क्षेत्र के परमाणु हथियार इस समर्थन को मजबूत करते हैं और लुकाशेंको को इनाम के तौर पर माने जा सकते हैं। बेलारूस के जरिए रूस की परमाणु धमकी इन हालिया अभ्यासों से कहीं पहले से ही बन रही थी। मई 2023 में रूस और बेलारूस ने समझौते पर हस्ताक्षर कर बेलारूसी क्षेत्र में सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती को औपचारिक रूप दिया। रूस ने दावा किया कि ये कदम पश्चिम के साथ बढ़ते तनाव के कारण उठाया गया था, और ये उस घोषणा के बाद आया जिसमें पुतिन ने पिछले मार्च में कहा था कि इस समझौते को औपचारिक रूप दिया जाएगा। परमाणु हथियारों को बेलारूस लाने में ज्यादा समय नहीं लगा। लुकाशेंको के अनुसार पहली डिलीवरी जून 2023 में हुई थी। परमाणु हथियारों की मेजबानी के विचार से उत्साहित लग रहे लुकाशेंको ने रिपोर्टेडली डींग मारी कि बेलारूस को जो वॉरहेड्स मिल रहे हैं वे 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा गिराए गए बमों से 3 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। 21वीं सदी में परमाणु शक्ति के बड़े पैमाने पर ये अपेक्षाकृत छोटे हैं, लेकिन यूक्रेन या किसी नाटो क्षेत्र में तबाही मचाने के लिए ये काफी से ज्यादा है। कम से कम 2023 में तो यही पूरा मकसद था। रूस बेलारूस के जरिए एक संदेश भेज रहा था। लुकाशेंको अपने देश को एक स्टेजिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करने दे रहे थे। शुरुआत में इसमें यह शामिल था कि रूस अपने सैनिकों को यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले के लिए भेजने के रास्ते के तौर पर बेलारूस का इस्तेमाल कर सके।
जब यूक्रेन पुतिन की उम्मीद के मुताबिक नहीं टूटा तो बेलारूस रूस के सैनिकों के लिए यूक्रेन में रास्ता देने से पीछे हट गया, शायद यूक्रेन के जवाबी हमले के डर से। यही डर शायद लुकाशेंको को इस हद तक ले गया कि अब वह रूस को अपने देश को परमाणु प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे हैं। वर्तमान में संयुक्त परमाणु अभ्यास चल रहे हैं। लुकाशेंको ने कहा, अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई तो पुतिन हमें परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकते हैं। यही से सब कुछ गलत दिशा में जा सकता है। अब तक रूस की परमाणु धमकियां जितनी भी चिंताजनक रही हैं, उनमें हमेशा एक तरह की पृष्ठभूमि रही है, एक धारणा रही है कि पुतिन कभी सच में गंभीर नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर रूस ने परमाणु हमला किया तो नाटो और उसके परमाणु सक्षम सदस्य देशों की तरफ से विनाशकारी जवाबी कार्रवाई होगी। अब एक मिसाल कायम की जा रही है। रूस खतरनाक परमाणु हथियार एक कठपुतली राज्य बेलारूस को सौंप रहा है, जिससे वह खुद या पुतिन की ओर से कार्रवाई कर सकता है और रूस बेलारूस के हमले में सीधी भूमिका से इनकार कर सकता है। हमने तो बस उन्हें परमाणु हथियार दिए हैं, पुतिन और उनके साथी कह सकते हैं। हमें नहीं पता था कि लुकाशेंको उन्हें इस्तेमाल करने के लिए इतना पागल हो सकता है। क्रेमलिन बेलारूस के राष्ट्रपति को मूर्ख बनाकर पुतिन को ज्यादा नियंत्रण देने को मजबूर कर रहा है। लेकिन उससे पहले आइए हम मिसाल के मुद्दे को देखें। दूसरे देशों में परमाणु हथियार तैनात करना सिर्फ रूस बेलारूस के लिए खास नहीं है, अमेरिका भी ऐसा करता है। हालांकि उसके साझेदार देशों की नेतृत्व व्यवस्था बेलारूस से ज्यादा स्थिर है। इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स या ICAN के अनुसार अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार 5 अन्य देशों में तैनात किए हैं, जिनमें इटली, बेल्जियम, जर्मनी, तुर्की और नीदरलैंड शामिल हैं। व्लादिमीर पुतिन को हमेशा याद रहा कि ये देश रूस तक मार करने की दूरी में है। अमेरिका ने कहा है कि इन हथियारों का नियंत्रण उसी के पास है और उसकी अनुमति के बिना इन्हें लॉन्च नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि रूस और बेलारूस की वर्तमान कार्रवाई की पहले भी मिसाल थी। पुतिन और लुकाशेंको उसका हवाला दे सकते हैं। अगर अमेरिका कर सकता है तो रूस क्यों नहीं? फर्क ये है कि अमेरिका अपने परमाणु हथियार तानाशाहों वाले देशों में नहीं तैनात करता, जबकि रूस करता है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा, बेलारूस को नाटो सीमा के पास परमाणु अड्डा बनाकर क्रेमलिन दुनिया में परमाणु हथियारों के प्रसार को वैध कर रहा है और तानाशाही शासन के लिए खतरनाक मिसाल बना रहा है। परमाणु अप्रसार व्यवस्था का सम्मान करने वाले देशों को ऐसी कार्रवाइयों की स्पष्ट और दृढ़ निंदा करनी चाहिए। मंत्रालय ने रूस और बेलारूस दोनों पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही संयुक्त परमाणु अभ्यास की घोषणा के बाद यूक्रेन के लिए समर्थन में पर्याप्त वृद्धि की भी अपील की है। यूक्रेन ने कहा है कि लाल रेखा पार हो चुकी है और रूस को पता होना चाहिए कि बेलारूस का उपयोग करने पर उसे जवाब मिलेगा। अब सवाल यह है कि नेटो इस सब का जवाब कैसे देगा? इसका जवाब होना चाहिए कि यूक्रेन जो मांग रहा है उसे दिया जाए, क्योंकि बेलारूस की वर्तमान स्थिति नेटो और यूक्रेन दोनों के लिए बड़ा खतरा है। स्काई न्यूज के मुताबिक रूस और बेलारूस के संयुक्त अभ्यासों का पैमाना व दायरा हाल के वर्षों में बढ़ा है। रूस हाल ही में बेलारूस के ओजेपोविची में ठिकानों का आधुनिकीकरण और गोला बारूद भेज रहा है। ये 1-2 साल पहले तक समझ आता था, क्योंकि अधिकतर बेलारूसी सैन्य अभ्यास इसी बेस के पास देश के केंद्र में होते थे। अब बेलारूस में सैन्य अभ्यास मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम में 2 नाटो देशों की सीमाओं के पास हो रहे हैं, जिससे सामूहिक रक्षा गठबंधन असहज है। वे 2 देश पोलैंड और लिथुआनिया हैं और वे रूस और बेलारूस द्वारा संयुक्त परमाणु अभ्यास के दौरान क्या किया जा रहा है, इसे बहुत अधिक संदेह के साथ देखेंगे। दोनों देशों की सीमाओं और लातविया में नाटो की निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं लिथुआनिया ने कुछ सेनाएं हाई अलर्ट पर रखी हैं। नाटो चिंतित है। नाटो और यूरोपीय संघ दोनों के अधिकारियों ने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने के पुतिन के फैसले की पहले ही कड़ी आलोचना की है। 2023 में ही निंदा तेज हुई जब यूरोपीय संघ के मुख्य राजनयिक जोसेप बोरेल ने रूस की इस कार्रवाई को गैर जिम्मेदाराना और यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। संयुक्त अभ्यास जारी रहने के साथ ही इसी तरह की चिंताएं फिर से उठाई गई हैं, लेकिन बेलारूस ने इन्हें खारिज कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने पहले ही बेलारूस में हो रही घटनाओं को एक बड़ा खतरा बताया है। पुतिन के प्रवक्ता
दिमित्री पेस्कोव ने जवाब में कहा कि ऐसे बयान सिर्फ तनाव बढ़ाने की कोशिशें हैं। बिल्कुल, क्योंकि रूस और बेलारूस द्वारा यूक्रेन और नाटो को धमकी देने वाले सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास करना तो तनाव कम करने की रणनीति है। ये सब हमें उस आदमी लुकाशेंको के पास ले आता है जो इस सबके केंद्र में है, पुतिन नहीं। न्यूज स्काई के मुताबिक लुकाशेंको अपनी जमीन पर परमाणु अभ्यासों में पूरी तरह शामिल हैं। आउटलेट का कहना है कि जून में और भी अभ्यास की योजना है और ऐसा लगता है कि उन अभ्यासों को बढ़ाया जाएगा, जिसमें और अधिक विमान शामिल होंगे और नकली लॉन्च भी किए जाएंगे। बेलारूस कहता है कि ये अभ्यास रक्षात्मक है, लेकिन इसे गंभीरता से लेना मुश्किल है। बेलारूस पर हमला नहीं हो रहा है और वह यूक्रेन युद्ध में हमलावर का समर्थन कर रहा है। लुकाशेंको का मतलब है कि पुतिन ने उन्हें ये जरूरी बताया, जिससे बेलारूस का तानाशाह और खतरनाक बनता है। उनकी बची खुची रीढ़ भी अब गायब हो गई है, बस सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की पागल चाहत रह गई है, जो उनके हाथों से फिसलकर और ज्यादा पुतिन के हाथों में जा रही है। कुछ लोग मानते हैं कि लुकाशेंको युद्ध टालने की पूरी कोशिश करेंगे। राजनीतिक रणनीतिकार तारा जाहिरोडनी ने आरबीसी यूक्रेन को बताया, लुकाशेंको एक डाकू और तानाशाह है, लेकिन बेवकूफ नहीं है, क्योंकि वे कहते हैं कि लुकाशेंको अच्छी तरह समझते हैं कि यूक्रेन के साथ किसी भी तरह का युद्ध, चाहे वह परमाणु हो या अन्य, शुरू करना उनके देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा और उनकी सत्ता पर पकड़ कमजोर कर देगा। जाहिरोडनी का कहना है कि लुकाशेंको युद्ध की तैयारियों की नकल कर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा ही हो। बेलारूस में रूसी प्रभाव सच में बढ़ रहा है। पुतिन ने धीरे धीरे लुकाशेंको से अपनी बातें मनवाई, जैसा हमने यूक्रेन पर शुरुआती हमले में देखा। हमने इसे फिर से तब देखा जब रूस ने अपने परमाणु समझौते को बेलारूस के लिए फायदेमंद बताने की कोशिश की, जबकि असलियत यह थी कि इससे बेलारूस एक निशाना बन गया और रूस को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल गया। और हम इसे एक बार फिर संयुक्त परमाणु अभ्यासों में देख रहे हैं। ये अभ्यास इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि लुकाशेंको इन्हें करवाना चाहते हैं। पुतिन मॉस्को में यूक्रेन की सफलता से नाराज है और बेलारूस के जरिए संदेश दे रहे हैं। इसी कारण लुकाशेंको अभी यूक्रेन के लिए बहुत खतरनाक है। भू राजनीति या युद्ध के मामलों में उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। पुतिन फैसले लेते हैं, लुकाशेंको उनकी बात मानते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि लुकाशेंको जानते हैं कि संयुक्त अभ्यास का मकसद बेलारूस को परमाणु हथियार प्रक्षेपण के लिए उपयुक्त मंच बनाना है, अगर पुतिन को कभी इसकी जरूरत हो। फिर भी ये अभ्यास हो रहे हैं। बेलारूस का एक और हिस्सा पुतिन को मिल गया और लुकाशेंको बस दिखावा कर सकते हैं कि ये उनका विचार था। रूस कई सालों से कालिनिंग्राद एन्क्लेव के जरिए बाल्टिक क्षेत्र और नेटो के पूर्वी मोर्चे को लगातार धमकी देता रहा है, लेकिन अब एक चेतावनी दी गई है, अगर खेलोगे तो कालिनिंग्राद खोगे। एक वरिष्ठ बाल्टिक अधिकारी ने रूस से कहा कि नाटो के पास कालिनिंग्राद किले को नष्ट करने की पूरी क्षमता है। पुतिन की पकड़ ढीली पड़ने लगी है। अगर वह बहुत आगे बढ़े तो कालिनिंग्राद फिर यूरोप का केनिग्सबर्ग बन जाएगा। ये दावा लिथुआनिया के विदेश मंत्री गेड्रिस बुजडिस ने किया था। 18 मई के इंटरव्यू में उन्होंने माना कि पुतिन ने कालिनिंग्राद को किला बनाने की पूरी कोशिश की है। हवाई रक्षा प्रणालियां एन्क्लेव में भेजी गई हैं, शायद नाटो के संभावित हवाई हमले की तैयारी में। कालिनिंग्राद में मिसाइल लॉन्चर समेत कई हथियार हैं, जिनसे पुतिन नेटो के पूर्वी हिस्से को धमका रहे हैं, लेकिन ये सब महत्वहीन है। बुद्रिस के अनुसार नाटो को पुतिन को दिखाना है कि वह जब चाहे कालिनिंग्राद नष्ट कर सकता है। फिर संदेश आया, नाटो के पास यह क्षमता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो वहां रूसी वायु रक्षा और मिसाइल ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। ये कोई डींग नहीं है, इस बयान में कोई घमंड नहीं है। जैसा कि बुद्रिस ने भी ये कहते हुए बताया कि नाटो को पूर्वी सीमा पर रूस द्वारा पैदा किए गए खतरे को कहीं अधिक गंभीरता से लेना चाहिए। यहाँ जो सच्चाई दिख रही है उसे वही व्यक्ति बता रहा है जिसे पता है कि अगर नाटो माने कि कालिनिंग्राद अभेद्य है तो रूस को बहुत फायदा होगा। कम से कम बुद्रिस की नज़र में यह एक सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने मूल रूप से पुतिन को इस संभावना के साथ धमकी दी है कि कालिनिंग्राद फिर से कोनिग्सबर्ग बन सकता है। क्या नाटो रूस के इस अलग थलग पड़े किलेनुमा क्षेत्र को पूरी तरह नष्ट कर सकता है? सीधा जवाब है हाँ, और हम अभी आपको बताएंगे कि क्यों। रूस बुड्रिस और उसकी डींगों से खुश नहीं है।
लिथुआनिया के विदेश मंत्री की टिप्पणी के कुछ घंटे बाद पुतिन ने अपने प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव को जवाब देने भेजा। रूस के लिए हमेशा की तरह यह बयान पाखंड और एक अजीब तरह की आत्मसंतुष्टि से भरा था, जो इस बात को छुपाने की कोशिश करता है कि रूस इन दावों को लेकर जितना दिखाता है उससे कहीं ज्यादा चिंतित है। वह बयान बिल्कुल पागलपन है, इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। पेस्कोव ने कहा, ये वहां के राजनेताओं की बेशर्मी दिखाता है। ऐसे बेशर्म नेता शायद सोच समझकर या परिष्कृत कदम नहीं उठा सकते। ये अच्छा है। ये उस देश के प्रवक्ता का बयान है जो यूक्रेन में मांस चक्की में डालने को परिष्कृत कदम मानता है। और जहां तक राजनेताओं की बेशर्मी की बात है, पेस्कोव को ये कोई नई बात नहीं है कि जब भी यूक्रेन को समर्थन का कोई संकेत मिलता है, वो पश्चिम के साथ तनाव बढ़ने की चेतावनी देने लगते हैं। बुड्रिस और उनकी टिप्पणियों पर लौटे। लिथुआनिया के विदेश मंत्री ने कहा कि कलिनिंग्राद समस्या है, लेकिन नाटो इसे मिटा सकता है। वह दोनों मामलों में सही है। रूस ने कालिनिनग्राद को किला बना दिया है। यह काम तो पुतिन के यूक्रेन पर हमले से पहले से चल रहा है। CNA, एक गैर लाभकारी संस्था जो राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषण देती है, बताती है कि 1990 से 2016 तक कालिनिनग्राद की सैन्य ताकत कमजोर थी, फिर कुछ बदल गया। यूक्रेन पर रूस के शुरुआती हमले के बाद उसने इस एन्क्लेव को मजबूत करना शुरू किया। 2021 में रूस ने 11वीं आर्मी कॉर्प्स को कालिनिनग्राद भेजा, जिससे सैनिकों की संख्या 18,000 हो गई। साथ ही मिसाइलें, युद्धपोत, टैंक, तोपखाना और मोबाइल रॉकेट लॉन्चर भी तैनात किए गए। ओब्लास्ट में भी लड़ाकू विमान मौजूद हैं। मुख्य रूप से रूस के Su-30, Su-27 और Su-24 विमान और बाल्टिक फ्लीट, जिसमें रूस के 52 सतह पोत शामिल है, नियमित रूप से इस एन्क्लेव में जहाज तैनात करती है। पुतिन के पास यूक्रेन में तनाव बढ़ाने की योजना थी, जैसा कि फरवरी 2022 में रूस के पूर्ण आक्रमण से स्पष्ट हुआ। उन्होंने एन्क्लेव में सब कुछ इसलिए भेजा ताकि कालिनिनग्राद नेटो के पूर्वी हिस्से के लिए आक्रमण के समय भी खतरा बना रहे। मकसद था यूक्रेन पर जल्दी कब्जा कर उसे रूसी क्षेत्र बनाना, ताकि वह बेलारूस और कालिनिनग्राद के साथ मिलकर नाटो के लिए बड़ी समस्या बने। योजना असफल रही क्योंकि रूस ने यूक्रेन को कम आंका। कालिनिनग्राद अभी भी एक छोटी किलेबंदी है। लिथुआनिया के विदेश मंत्री ने कहा कि नाटो इसे मिटा सकता है और वे अकेले नहीं हैं। ऐसी ही एक टिप्पणी पहले भी की जा चुकी है, बस और भी ज्यादा उत्साही अंदाज में। अक्टूबर 2025 में अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल बेन हॉजेस ने रूस की कालिनिनग्राद रक्षा व्यवस्थाओं को खारिज किया था। बेन हॉजेस का कहना है कि अगर रूस ने पोलैंड पर यूक्रेन जैसा हमला किया होता तो उसे नाटो की वायुसेना और जमीनी ताकत नष्ट कर देती। उन्होंने कहा कि रूस नाटो संघर्ष की शुरुआत में ही कालिनिनग्राद खत्म कर दिया जाएगा। केवल वह एक्सक्लेव ही नहीं, अगर नेटो गंभीर हुआ तो रूस को क्रीमिया और मुख्य बंदरगाह सेवस्तोपोल भी जल्दी खोना पड़ सकता है, बेन हॉजेस ने चेताया। यहाँ एक पेच है, लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे, तो हमारे साथ बने रहे। हॉजेस की टिप्पणी से कुछ महीने पहले यूरोप में अमेरिकी सेनाओं के कमांडर जनरल क्रिस्टोफर डोनाह्यू ने भी यही कहा था। उन्होंने दावा किया कि रूस से निपटने के लिए पूर्वी मोर्चे पर नाटो की रणनीति, अगर कभी युद्ध शुरू होता है तो उसमें कालिनिनग्राद का तेजी से विनाश शामिल है। डोनाह्यू ने आगे कहा कि क्षेत्रीय रक्षा योजनाओं में जोड़ने के लिए मानकीकृत प्रणालियां पहले से ही विकसित की जा रही थी, जो लंबे समय से लागू हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि एन्क्लेव के ऊपर और आसपास के हवाई और समुद्री क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करना उसे गिराने की कुंजी होगी। इसके अलावा डोनाह्यू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह नाटो की योजनाएं उजागर नहीं करने वाले थे। हम पूछना चाहेंगे, अगर नाटो ने कालिनिनग्राद को फिर से कॉनिक्सबर्ग बनाने का फैसला किया तो उसकी योजना क्या होगी? हमारे पास लगभग 1 साल की अवधि में 3 अधिकारी हैं जो यह दावा कर रहे हैं कि रूस एन्क्लेव में नाटो को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा है तो नाटो क्या करने की योजना बना रहा है? अधिकारियों के चुप रहने के बावजूद हमारे पास कालिनिनग्राद को उठाने की प्रक्रिया के कुछ विचार हैं। जल्दी से याद दिला दूं, आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर चैनल से फायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। तो उठाने की योजना ये ऐसे काम करेगा।
पहले, नौसैनिक नाकाबंदी एजेंडे में होगी, खासकर अगर नाटो सिर्फ हवाई ताकत से कलिनिनग्राद को न जलाए। नाकाबंदी नौसैनिक ताकत में नेटो के पक्ष में होगी। रूस का बाल्टिक बेड़ा इतना मजबूत नहीं है कि वह नाकाबंदी तोड़ सके, और उसका काला सागर बेड़ा उसी समुद्र में फंसा हुआ है जिससे उसका नाम पड़ा है, क्योंकि तुर्की युद्धपोतों को उन जलडमरू मध्यों से गुजरने की अनुमति नहीं देगा जो काले सागर में जाते हैं। और उस तथ्य के बिना भी नेटो के पास रूस की तुलना में अधिक शक्तिशाली और आधुनिक जहाज हैं। इसके अलावा सामान्य रूप से भी नेटो के पास ज्यादा जहाज है। उसके नौसैनिक बेड़े में 2818 जहाज है, जबकि रूस के पास आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 747 हैं। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इन जहाज़ों में से कितने वास्तव में बाल्टिक क्षेत्र में नाकेबंदी के लिए तैनात किए जा सकते हैं। नाटो का अधिकांश हिस्सा यूरोप में है, इसलिए वहां जहाज पहुंचाना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, खासकर अगर नाटो रूस से युद्ध के लिए उतना ही प्रतिबद्ध है जितना कलिनिनग्राद पर हमले से लगता है। असममित युद्ध एक चुनौती होगी। रूस ने यूक्रेन पर हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से सीख लिया है। कलिनिनग्राद पर कार्रवाई में यूक्रेन भी अहम होगा। अगर नाटो रूस से लड़ रहा है तो यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा। यह ड्रोन विशेषज्ञ भेजेगा, जैसे खाड़ी क्षेत्र में किया था, ताकि नाटो नौसेना को रूसी शाहिद ड्रोन से निपटने के लिए इंटरसेप्टर तैनात करने में मदद मिले। यूक्रेन अपने समुद्री ड्रोन जैसे सी बेबी के लिए भी एक पाइपलाइन उपलब्ध कराएगा, जिन्होंने पहले ही यह साबित कर दिया है कि वे रूसी जहाजों को नष्ट करने में कितने प्रभावी हो सकते हैं। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों ने काला सागर बेड़े का 1/3 गिराया, जो इसका प्रमाण है। नाकेबंदी का मुख्य उद्देश्य रूस को बाल्टिक सागर से कलिनिनग्राद में सैनिक, उपकरण और आपूर्ति भेजने से रोकना है। अब रूस के पास कलिनिनग्राद मजबूत करने का विकल्प सिर्फ सुवाल्की गैप बचा है, जो पहले भी किया गया है। लेकिन ये सब तैयारी का काम है। असली कार्रवाई तेज होगी और इसे एक बहुक्षेत्रीय योजना के तहत पूरा किया जाएगा। यह कहने का एक शानदार तरीका है कि नेटो इस एन्क्लेव को जितनी जल्दी हो सके गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, यहां तक कि किचन सिंक भी। यहां फिर से संख्या का खेल शुरू हो जाएगा। अमेरिका के समर्थन से यूरोपीय नेटो के रहते रूस हमेशा संख्या में पीछे रहेगा। नाटो के पास अधिक सैनिक, विमान, जहाज, तोपे, मिसाइलें और बख्तरबंद वाहन हैं। सभी की जरूरत नहीं होगी, पर हमला बहुत क्रूर और तेज होगा, जिससे कलिनिनग्राद पंगु हो जाएगा। नाटो अपने हैकर रूस के रडार और कमांड सिस्टम जाम करने भेजेगा। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां, जो संभवतः यूक्रेन द्वारा प्रदान की जाएंगी, का उपयोग जितने अधिक रूसी ड्रोन को रास्ते से भटकाने के लिए किया जाएगा, और बाकी काम जहाजों पर लगे एयर डिफेंस सिस्टम करेंगे। रूस का कोई भी ड्रोन क्रीमिया या मुख्य भूमि से कलिनिनग्राद जाने के लिए यूक्रेन, बाल्टिक देशों और पोलैंड से गुजरेगा, जिससे इन देशों की एयर डिफेंस रूस की प्रतिक्रिया को कमजोर करेगी। बम वर्षक, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और युद्धपोत कलिनिनग्राद पर क्रूज मिसाइलों और बमों की बारिश कर सकते हैं, जैसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किया था। मकसद ये होगा कि इतनी तेज और जोरदार चोट की जाए कि रूस मुश्किल से ही कोई जवाबी कार्रवाई कर पाए। ये हमले संभवतः नाटो की नाकाबंदी के दौरान ही होंगे, पहले नहीं। फिर नाकाबंदी उतने समय तक जारी रहेगी जितनी जरूरत होगी, ताकि कलिनिनग्राद में जो भी बचा है उसे किसी भी जरूरी चीज से वंचित रखा जा सके, जिससे उसके पास खुद कोई हमला करने का मौका भी ना रहे। रूस के सामने एक और समस्या है। कलिनिनग्राद का क्षेत्रफल 15,000 वर्ग किमी से थोड़ा ज्यादा है, जो नेटो के हवाई और नौसैनिक हमलों का सामना नहीं कर सकता। और ये इतना बड़ा इलाका नहीं है जिसे सैनिकों को रूस से छीनना होगा। तो जब बुद्रिस और दूसरे अधिकारी कहते हैं कि नाटो कलिनिनग्राद को तबाह कर सकता है, तो वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। नेटो के पास वो सब कुछ है जिसकी जरूरत रूस के इस एक्सक्लेव को नक्शे से मिटाने और यूरोप के लिए फिर से हासिल करने के लिए है। लेकिन आपको याद होगा कि हमने एक अहम अड़चन का जिक्र किया था जो इसमें सामने आती है और निश्चित रूप से हमारे द्वारा बताए गए संभावित प्लान को प्रभावित करेगी। वह अड़चन संयुक्त राज्य अमेरिका है। और बुड्रिस बताते हैं कि क्यों। वे कहते हैं, हमारे कई प्लान अब भी इस धारणा पर आधारित हैं कि अमेरिका उपग्रह टोही जैसी महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताएं उपलब्ध कराएगा। हालांकि अगर हम यूरोप की रक्षा स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं तो हमें हर चीज पर फिर से विचार करना होगा, जिसमें परमाणु प्रतिरोध भी शामिल है। लिथुआनिया के विदेश मंत्री सही है। कलिनिनग्राद के खिलाफ नाटो की ताकत का बड़ा हिस्सा
अमेरिका पर तकनीकी या खुफिया सहयोग के लिए निर्भर करता है। अमेरिका नाटो को परमाणु प्रतिरोध देने में मुख्य भूमिका निभाता है, जो उसे कालिनिंग्राद के खिलाफ पारंपरिक अभियान चलाने के लिए चाहिए। एक बार फिर बुड्रिस इस तथ्य को उजागर करते हैं और जोड़ते हैं, रूस जैसी परमाणु शक्ति को हमारे अपने परमाणु संतुलन के बिना नहीं रोका जा सकता। जब तक अमेरिकी परमाणु गारंटी है, हम यूरोपीय मोर्चे पर ध्यान दे सकते हैं। संख्या निश्चित रूप से उनके पक्ष में है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन बताता है कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, जो अमेरिका के अलावा नाटो के केवल 2 सदस्य हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, उनके पास संयुक्त रूप से जितना भंडार है वह रूस के पास मौजूद भंडार का केवल 10वां हिस्सा है। अमेरिका की भागीदारी से परमाणु संतुलन बनता है, जिससे नाटो कालिनिंग्राद पर पारंपरिक हमला कर सकता है, क्योंकि रूस के परमाणु हमले का जवाब दिया जा सकता है। अगर अमेरिका को समीकरण से निकाल दे तो सब बदल जाता है। यूरोपीय नाटो के पास रूस का किला लेने की ताकत होगी। हालांकि ऐसा करते समय उसे इस खतरे का सामना करना पड़ेगा कि रूस पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि परमाणु हथियारों से जवाब दे सकता है, जो यूरोप के पास मौजूद किसी भी चीज से कहीं ज्यादा है। अमेरिका का संतुलन कालिनिंग्राद योजना की मुख्य शर्त है, लेकिन अब यह पहले जितना भरोसेमंद नहीं रहा। 19 मई को डिफेंस न्यूज ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप प्रशासन यूरोप में अपनी सैन्य क्षमताएं कम करने की योजना नेटो सहयोगियों को बताने वाला है। यह दावा 3 अज्ञात स्रोतों से है, इसलिए इसे सावधानी से ले। लेकिन अमेरिका की योजना का सार यह प्रतीत होता है कि वह उन बलों की टुकड़ी को कम करना चाहता है जिन्हें वह नाटो फोर्स मॉडल के तहत उपलब्ध कराता है। ये मॉडल मूल रूप से बलों का एक समूह है जिसे किसी संघर्ष की स्थिति में जल्दी से सक्रिय किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका शायद उस समूह से सैनिक और उपकरण हटाने की तैयारी कर रहा है, और यह अफवाह इसलिए भी विश्वसनीय है क्योंकि ट्रंप ने पहले कहा था कि यूरोप के नाटो सदस्य सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी ले। ये वापसी सच में होती है या नहीं, और अगर अमेरिका इस पर आगे बढ़ता है तो ये कितनी तेजी से होगी, ये लगभग महत्वहीन है। मुख्य बात, जैसा बुड्रिस कहते हैं कि कालिनिंग्राद को नष्ट करने की योजना में अमेरिका जरूरी है। ट्रंप के समय नाटो और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण थे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में किसी नाटो देश ने अमेरिका का समर्थन नहीं किया, जिससे हालात और बिगड़ गए। ट्रंप प्रशासन संतुष्ट नहीं था, जबकि नाटो के अन्य सदस्य खाड़ी युद्ध में शामिल होने को बाध्य नहीं थे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को नेटो से बाहर निकालना अब पुनर्विचार का विषय नहीं है, यानी वे बाहर जाने का फैसला कर चुके हैं। बिल्कुल, ये इतना आसान नहीं है। अमेरिका में 2024 में पारित एक कानून किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को नेटो से अमेरिका की वापसी का आदेश देने से रोकता है, जब तक कि उनके पास या तो सेनेट में 2/3 बहुमत का समर्थन न हो या फिर कांग्रेस का कोई अधिनियम जो इसकी अनुमति देता हो। अगर ट्रंप प्रशासन वापसी नहीं कर पाता तो वह यूरोप से अमेरिकी सैनिकों और कमांडरों को बुला सकता है, द गार्जियन के मुताबिक। अधिकांश बातें सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन इससे बुड्रिस द्वारा कलिनिनग्राद योजना में अमेरिका की अहमियत दिखती है। मान ले कि अमेरिका नाटो साथ काम करे तो कलिनिनग्राद को तबाह करना संभव है। क्या ऐसी योजना जरूरी है? बुड्रिस मानते हैं कि हाँ, और कहते हैं मॉस्को से संघर्ष सिर्फ रूस के पड़ोसियों को नहीं, सबको प्रभावित करेगा। ये मानना खतरनाक गलतफहमी और रूसी प्रचार है। यूरोप और नाटो यह नहीं मान सकते कि संघर्ष सिर्फ बाल्टिक क्षेत्र तक सीमित रहेगा। कालिनिंग्राद पूर्वी मोर्चे के लिए समस्या है। यदि जल्दी हल नहीं हुआ तो पुतिन इसका उपयोग बाल्टिक देशों पर कब्जे और पूर्व में रूसी रक्षा पंक्ति के लिए कर सकते हैं। अगर नाटो ने जल्दी कार्रवाई नहीं की तो यह सैन्य चौकी जैसी जगह सिर्फ असुविधाजनक पड़ोसी नहीं बल्कि खतरनाक बन सकती है। सुवाल्की गैप एक खास समस्या है। लिथुआनिया और पोलैंड के बीच ये संकरा इलाका कालिनिनग्राद को बेलारूस से जोड़ता है। सबसे बड़ी चिंता है कि रूस कभी इन क्षेत्रों से दो तरफा हमला कर इस गैप पर कब्जा कर पोलैंड और लिथुआनिया में फैल सकता है। कालिनिनग्राद अपने आप में भले ही वहां सैन्य जमावड़ा हो, कोई बड़ा खतरा न हो, लेकिन अगर आप इसमें बेलारूस को भी जोड़ दे तो नाटो के लिए समस्या बन जाती है, और वो समस्या जल्दी ही हकीकत भी बन सकती है। बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 12 मई को सेना की लक्षित लामबंदी का ऐलान किया, जिससे जमीनी अभियान की तैयारी मानी जा रही है। बेलारूस और रूस भी एक संयुक्त सैन्य अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, जो 18 मई से शुरू हुआ है, जिसमें ऐसा लगता है कि बेलारूसी क्षेत्र से सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने का अभ्यास किया जा रहा है।
अगर बेलारूस ऐसे ही रहा तो कलिनिंग्राद का मुद्दा उठाना जरूरी हो सकता है। अगर लुकाशेंको सिर्फ बेलारूस से लड़े तो नाटो को उनसे निपटना आसान होगा, बजाय इसके कि बेलारूस रूस मिलकर सुवाल्की गैप पर कब्जा करे और नाटो के पूर्वी मोर्चे पर दो तरफा चुनौती बनाए। बुड्रिस का संदेश स्पष्ट है। अगर पुतिन तनाव बढ़ाते रहे तो रूस को जल्दी पता चलेगा कि कलिनिंग्राद असुरक्षित है। दिलचस्प यह है कि नाटो, खासकर उसके पूर्वी यूरोपीय सदस्य, कलिनिंग्राद को नष्ट करने को कुछ हद तक उचित ठहरा सकते हैं। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन ब्रायसन कहते हैं कि कलिनिंग्राद यूरोप के भूगोल में एक विसंगति है। ब्रायसन लिखते हैं कि इस क्षेत्र को स्वतंत्र शहर राज्य बनाने या ऐतिहासिक मातृभूमि लौटाने के मजबूत तर्क हैं। पहले ये जर्मनी थी, अब कहा जा सकता है कि ये पोलैंड है। किसी भी तरह से देखे, रूस के अलावा भी कलिनिंग्राद पर दावे हैं और उन सभी दावों में इस क्षेत्र को उसकी पुरानी स्थिति में लौटाने की बात शामिल है। अगर नाटो रूस की सेना को नष्ट कर दे तो कलिनिंग्राद फिर से कोनिग्सबर्ग बन जाएगा। अगर बुद्रिस की बात मानी जाए तो रूस इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। सिर्फ कलिनिंग्राद ही नहीं, रूस की पकड़ कई इलाकों पर कमजोर है। क्राइमिया भी उसी के साथ है, जिसे 2014 में पुतिन ने अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया था। यूक्रेन ने कभी कब्जा स्वीकार नहीं किया, रूस फिर वही दोहरा रहा है। ब्रिटेन के जल क्षेत्र में रूस ने जासूसी पनडुब्बियां तैनात की हैं, जो समुद्र के नीचे केबल्स की तलाश कर रही हैं और नाटो मुख्यालय में खतरे की घंटी बजा रही हैं। लेकिन ब्रिटेन ने इनमें से किसी भी चीज को चुपचाप स्वीकार नहीं किया है। रूसी पनडुब्बियों ने ब्रिटिश जल क्षेत्र में गड़बड़ी की कोशिश की, जिस पर ब्रिटेन ने रूसी क्रू, सेना और पुतिन को शर्मिंदा किया। रूस को लगा वह चालाकी कर रहा है। अप्रैल की शुरुआत में ब्रिटेन ने बताया कि रूस ने ब्रिटेन पर एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया और कई पनडुब्बियां ब्रिटिश जल क्षेत्र में भेजी। उद्देश्य साफ था, भले ही पनडुब्बियां छुपी थी। रूस ने ब्रिटेन को दुनिया से जोड़ने वाली समुद्र के नीचे केबल्स की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। हम जल्द ही जानेंगे कि ये केबल्स इतनी ज़रूरी क्यों हैं, क्योंकि समुद्र के नीचे बिछी ये केबल्स वैश्विक संचार की रीढ़ हैं। इनके बिना इंटरनेट और उससे जुड़ी चीज़ें कभी भी आज जैसी नहीं होती। रूस इन केबलों का पता लगाना चाहता था ताकि बाद में होने वाली संभावित तोड़फोड़ में उन्हें काटकर यूके को ठप किया जा सके। इसके लिए रूस ने अपनी अकुला क्लास की एक पनडुब्बी के साथ साथ दो गहरे समुद्र की पनडुब्बियां तैनात की, जो देश के मुख्य गहरे समुद्र अनुसंधान निदेशालय या GUGI से जुड़ी हुई है। सिर्फ अकुला क्लास पनडुब्बी ही चिंता का कारण होती। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये पनडुब्बियां सोवियत युग के अंतिम समय से संचालन में हैं और रिपोर्टों के अनुसार ये 12 ग्रेनाइट पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली मिसाइलें ले जाती हैं। साथ ही नोवाटार SSN-15 स्टारफिश और नोवाटार SSN-16 स्टैलियन एंटीशिप मिसाइलें भी इनमें होती हैं। रूस का उद्देश्य सीधे तौर पर यूके पर हमला करना नहीं था। असल मकसद केबल्स की जानकारी हासिल करना था, यानी रूस की परमाणु पनडुब्बी के साथ गई दो GUG पनडुब्बियां ही असली खतरा थी। हमें जूगी के बारे में काफी पता है, लेकिन उसकी पनडुब्बियों की जानकारी कम है। रूसी नौसेना के बजाय रूसी रक्षा मंत्रालय के तहत एक कार्यक्रम के रूप में काम करने वाला GUGI असल में वह पर्दा है जिसे रूस अपनी नौसैनिक जासूसी गतिविधियों पर डालने की कोशिश करता है। गूजी, जिसे रूस को समुद्र विज्ञान अनुसंधान के लिए स्थापित किया गया था, अब रूस द्वारा अपने दुश्मनों की समुद्री गतिविधियों की निगरानी के लिए एक पूरे बेड़े में बदल गया है। गूगी का हिस्सा बनने वाले जहाज और पनडुब्बियां समुद्र के नीचे सर्वेक्षण करती हैं, समुद्र तल पर वस्तुएं रखती और निकालती हैं, रूस के पानी के नीचे लगे सैन्य उपकरणों का रखरखाव करती हैं और जैसा कि यूके ने हाल ही में मुश्किल तरीके से जाना, गुप्त निगरानी भी करती हैं। गूगी खतरनाक है। 2026 की शुरुआत में ये यूके की समुद्र के नीचे केबल्स के लिए खतरा बन गया। ऐसी केबल्स का महत्व कभी कम न समझे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले की प्रोफेसर निकोल स्टारोसियल्स्की के मुताबिक समुद्र के नीचे बिछी टेलीकम्युनिकेशन केबल्स 99% से ज्यादा ट्रांसओशैनिक इंटरनेट ट्रैफिक संभालती हैं। ग्लोबल इंटरनेट की रीढ़ ये केबल्स है और हमारी लगभग सारी ऑनलाइन गतिविधियां इन्हीं पर निर्भर है।
इन केबल्स के बिना आप ये वीडियो नहीं देख सकते थे। हर जूम कॉल जिसमें आप शामिल होते हैं या हर ईमेल जो आप भेजते हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है, क्योंकि पूरी दुनिया में फैला हुआ एक विशाल समुद्र के नीचे केबल नेटवर्क है। ये केबल्स लगभग सभी देशों की सेना के लिए भी बेहद जरूरी हैं। दुनिया के महासागरों और समुद्रों में 485 केबल्स बिछी हैं, जिनकी कुल लंबाई 9 लाख मील है। ये फाइबर ऑप्टिक की आधुनिक जादूगरी है। हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि एक बात पर जोर दिया जा सके। रूस अच्छी तरह जानता है कि ये केबल्स उन देशों के लिए कितनी कीमती है जिन्हें वो अपना दुश्मन मानता है। यूके उन देशों में है जो यूक्रेन पर पुतिन के हमले के खिलाफ लगातार यूक्रेन का समर्थन करता है और पश्चिमी मूल्यों का गढ़ है जिन्हें पुतिन नापसंद करते हैं। यूके लोकतंत्र है और पुतिन तानाशाह। यूके सूचना की स्वतंत्रता में विश्वास करता है, जबकि रूस और क्रेमलिन रूसी जनता तक जाने वाली हर सूचना पर नियंत्रण रखते हैं। अगर रूस समुद्र के नीचे बिछी उन केबल्स को काट दे तो वह इसे अपनी जीत मान सकता है और विरोधी देश को कमजोर कर सकता है। इसीलिए रूसी पनडुब्बियां यूके के पानी में थी और रूस चालाकी कर रहा था। रूस ने परमाणु संचालित हमला पनडुब्बी को GUGI पनडुब्बियों के साथ इसलिए भेजा क्योंकि वे समुद्र तल की केबल्स स्कैन कर रही थीं। हमला करने वाली पनडुब्बी एक ध्यान भटकाने वाला कदम थी, एक छलावा थी, एक झूठा खतरा थी, जिसे पुतिन और उनके साथी मानते थे कि इससे यूके का ध्यान उस असली काम से हट जाएगा जो रूस करने की कोशिश कर रहा था, और यूके को यह विश्वास दिलाया जाएगा कि कोई हमला कभी भी हो सकता है। पुतिन मूल रूप से रूसी हमला करने वाली पनडुब्बी का इस्तेमाल यह संकेत देने के लिए कर रहे थे कि रूस आखिरकार उस युद्ध को शुरू करने के लिए तैयार है जिसके बारे में नाटो के खिलाफ लंबे समय से अफवाहें चल रही थी, और यूके वह जगह थी जहां पुतिन इस आग को भड़काएंगे। इसी समय गुगी पनडुब्बियां स्कैन कर रही थीं। कम से कम योजना यही थी। जब रूस की पनडुब्बियां ब्रिटिश जल क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी और आखिरकार उसमें घुस गई थीं, तो रूस को ये नहीं पता था कि यूके उन जहाज़ों पर हर कदम पर नज़र रखे हुए था। हमें रूस की कोशिशों के बारे में सिर्फ इसलिए पता चला क्योंकि यूके ने खुलासा किया कि ये सब कितनी बुरी तरह से नाकाम रहा। जो रूसी चालबाजी का मास्टर क्लास माना जा रहा था, उसने पुतिन को शर्मिंदा कर दिया, क्योंकि उनकी कथित रूप से गुप्त पनडुब्बियों को यूके की प्रतिक्रिया ने पकड़ लिया और मात दे दी, जिससे रूस के राष्ट्रपति गुस्से से कांप उठेंगे। यूके ने ऐसा इस्तेमाल किया जिसका रूस जवाब नहीं दे सका, और ये सब एक साधारण उपकरण सोनार बॉय से शुरू हुआ। यूके ने रूसी पनडुब्बियों का पीछा करते हुए पहले उन्हें बताया कि वह उन पर नजर रखे हुए है। युद्धपोत तैनात हुए और जहाजों ने पानी में सोनार बॉय छोड़े ताकि पनडुब्बी कप्तानों को संकेत मिले। यूके रक्षा सचिव जॉन हिली ने बताया कि इन बॉय ने रूसी पनडुब्बियों को क्या संदेश भेजा। हम तुम्हें देख रहे हैं, हम तुम्हारी गतिविधि को हमारे पानी के नीचे के बुनियादी ढांचे के ऊपर देख रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि इसे नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके गंभीर परिणाम होंगे। रूसी पनडुब्बियों ने यह संदेश नहीं माना। उन्हें वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यूके ने इन सब की पहले से ही उम्मीद कर ली थी। उसने पुतिन और उसकी हाइब्रिड युद्ध रणनीतियों का पहले भी काफी सामना किया है, इसलिए उसे पता है कि रूस का नेता चेतावनियों को नहीं सुनता। उसे ये बातें उसके दिमाग में अच्छी तरह बैठानी पड़ती हैं, और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि रूस जो संसाधन तैनात करता है उन्हें यह बता दिया जाए कि आप इतनी ताकत से जवाब देंगे कि उन्हें पल भर में नष्ट किया जा सकता है। तो यूके ने यही किया। लेकिन इससे पहले कि हम उस ऑपरेशन के बारे में बात करें जिसे यूके ने शुरू किया और जिसने रूस को पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया, ये एक त्वरित याद दिलाना है कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आप इसी तरह की जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कभी भी कोई वीडियो मिस न करें। न्यूज़वीक के मुताबिक यूके कई हफ्तों से रूस की पनडुब्बियों पर नजर रख रहा था, वो भी ब्रिटिश जल क्षेत्र से दूर। यूके को रूस की योजना तब पता चली जब उसके युद्धपोतों व विमानों ने आर्कटिक में रूस की अकुला क्लास पनडुब्बी को अंतर्राष्ट्रीय जल में देखा। चेतावनी की घंटियां तब बजने लगी जब यूके ने देखा कि पनडुब्बी उसकी जल सीमा की ओर बढ़ रही है। यूके पूरी तरह तैयार था, खासकर जब उसे पता चला कि उसी क्षेत्र में रूस की 2 GUGI पनडुब्बियां और अटैक पनडुब्बी थीं। HMS सेंट ऑल्बन्स टाइप 23 फ्रिगेट को तैनात किया गया। संभवतः उसी ने सोनार बॉय भेजे जिनका यूके ने
रूस को चेतावनी देने में उपयोग किया। चेतावनी। अनदेखी होने पर यूके ने टैंकर RFA टाइड स्प्रिंग और कई मर्लिन हेलीकॉप्टर तैनात किए। ये हथियार यूके सीधे रूस की अटैक पनडुब्बी से मुकाबले में नहीं लाएगा, शायद फ्रिगेट को छोड़कर। RFA टाइड स्प्रिंग रॉयल नेवी के जहाजों में ईंधन भरता है, जिससे HMS सेंट एल्बंस समुद्र में यूके की जरूरत के अनुसार रह सके। इन सबके एकजुट होने से रूसी पनडुब्बी ऑपरेटरों को समझ आ गया कि उन पर नजर रखी जा रही है। और भी सहायता रॉयल एयरफोर्स द्वारा तैनात किए गए एक P-8 समुद्री टोही विमान के रूप में आई। उस विमान ने यूके को रूसी पनडुब्बियों पर 24 घंटे 7 दिन नजर रखने में मदद की, जबकि रॉयल नेवी के जहाज पुतिन की पनडुब्बियों का पता बनाए रखने के लिए जरूरी हजारों मील तय कर रहे थे। एक और प्रतिक्रिया स्तर जोड़ा गया। रूसी पनडुब्बियां यूके और उसके जल क्षेत्र के लिए खतरा थी, लेकिन यूके नाटो का भी हिस्सा है। यूके के लिए कोई भी खतरा उस सामूहिक रक्षा संगठन के लिए भी खतरा है। इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा जब यूके ने खुद को नेटो सहयोगियों के साथ मिलकर रूसी पनडुब्बियों के खिलाफ और भी बड़ी ताकत के रूप में काम करते हुए पाया। जो एक छोटी निगरानी अभियान था, वह 500 कर्मियों वाले मिशन में बदल गया। नॉर्वे समेत सहयोगी सेनाएं प्रतिक्रिया टीम में शामिल हुई। ऑपरेशन के अंत तक यूके विमानों ने 450 प्लस उड़ान घंटे और जहाजों ने हजारों समुद्री मील तय किए। स्थिति रूस के नियंत्रण से बहुत बाहर निकल चुकी थी। फिर आई बेइज्जती। रूस की अकुला क्लास पनडुब्बी पहले ही पीछे हट गई और भाग गई। यह यूके के इस विश्वास का समर्थन करता है कि वह पनडुब्बी कभी भी एक चकमे से ज्यादा कुछ नहीं थी, क्योंकि यूके जानता है कि रूस अभी उस पर या उसके किसी भी नेटो सहयोगी पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। पकड़े जाने पर पनडुब्बी यूके जल क्षेत्र में पहुंचने से पहले लौट गई। हालांकि दोनों जूझी पनडुब्बियां आगे बढ़ती रही और आखिरकार उन्होंने यूके के विस्तृत जल क्षेत्र में और उसके आसपास कुछ समय बिताया। वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए होंगे। लगातार निगरानी में रहने के कारण वे पनडुब्बियां उजागर हो गई और पुतिन की गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करने की योजनाएं चकनाचूर हो गई। गूगी पनडुब्बियों ने संभवतः समुद्र के नीचे के केबल्स पहचाने, लेकिन यूके को पता है कि उन्होंने क्या पाया या नहीं, और वह उसी अनुसार प्रतिक्रिया दे सकता है। रूस ऐसा नहीं चाहता। ये सब एक बड़ा रहस्य होना था, न कि ऐसी कार्रवाई जिसे आर्कटिक की गहराई में पहचान लिया जाए और फिर यूके की प्रतिक्रिया से उसका पीछा कर उसे नाकाम कर दिया जाए। गूजी पनडुब्बियां यूके जल क्षेत्र से निकलकर कथित डिकॉय पनडुब्बी का पीछा करते हुए उत्तर जा रही हैं। वे पुतिन के पास लौटते हैं। हीली का संदेश उनके कानों में गूंजता है। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन्हें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि उन पर नजर रखी जा रही थी। उनकी गतिविधियां गुप्त नहीं थीं, जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन ने योजना बनाई थी, और उनकी गुप्त ऑपरेशन की कोशिश का पर्दाफाश हो चुका था, हीली ने घोषणा की। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यूके रूस की नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम कार्रवाई करने और रूस की अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों का पर्दाफाश करने से पीछे नहीं हटेंगे, जो हमारे संकल्प की परीक्षा लेना चाहती है, स्टारमर ने कहा। और सिर्फ यूके ही नहीं है जो रूस के तोड़फोड़ मिशन के जवाब में अपनी तारीफ कर रहा है। यूक्रेन, जिसे यूके का समर्थन मिला है, ने पुतिन का मजाक उड़ाया कि महीनों लंबा ऑपरेशन शुरू से ही फंस गया। 9 अप्रैल को यूके ने रूस की नाकामी उजागर की। उसी दिन यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने एक्स पर संकेत दिया कि रूस की कोशिश उन देशों के लिए चेतावनी है जो ये कम आंक रहे हैं कि पुतिन किस हद तक जाने को तैयार हैं। यूके द्वारा उत्तर अटलांटिक में उजागर की गई रूसी गुप्त गतिविधियां रूसी शासन द्वारा उत्पन्न गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक खतरों को दर्शाती है, सिबिहा ने अपनी पोस्ट में कहा, और यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि रूस की पनडुब्बियां यूके के स्वामित्व वाले जल क्षेत्रों से कहीं अधिक क्षेत्रों में सक्रिय थीं। सिबिहा ने आगे कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हैं कि वे मॉस्को के बारे में किसी भी तरह की गलतफहमी या मनगढ़ंत सोच को त्याग दें। इस शासन को नियंत्रित और सख्ती से प्रतिबंधित करना चाहिए ताकि इसकी आक्रामक महत्वाकांक्षाएं रोकी जा सके। रूस एक वैश्विक खतरा है। सोबिया मानती हैं कि अब दुनिया को यह सच समझना चाहिए। यूके ने दिखाया कि पुतिन केवल यूक्रेन के खिलाफ पारंपरिक युद्ध नहीं लड़ रहे। पुतिन और रूस वर्षों से यूरोप के बड़े हिस्से से हाइब्रिड युद्ध में है। ये छाया युद्ध
दूसरे देशों की सीमाओं पर सैनिक भेजने या यूरोपीय क्षेत्र पर मिसाइल दागने के इरादे से युद्धपोत भेजने जैसा नहीं है। यह और भी चालाकी से होता है। रूस की पनडुब्बी गतिविधियां इसका अच्छा उदाहरण है। पुतिन यूरोप को अस्थिर करने और विभाजन फैलाने के लिए असली और काल्पनिक धमकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने को भी तैयार हैं। इसमें समुद्र के नीचे केबल्स को स्कैन और नुकसान पहुंचाना शामिल है। यूके जानता है कि आर्कटिक और अपनी जल सीमा में पुतिन के हाइब्रिड युद्ध का यह सिर्फ एक हिस्सा है जिसे उसने नाकाम किया है। यूके को यह कैसे पता है? यह पहली बार नहीं है जब रूसी जहाजों ने यूके की जल सीमा में घुसने की कोशिश की है, और यह भी पहली बार नहीं है जब यूके ने रूस को यह बताने के लिए कड़ा जवाब दिया है कि वो जो कर रहा है उससे बच नहीं सकता। पिछले नवंबर में रॉयल नेवी को 2 हफ्तों में 2 बार कार्रवाई के लिए बुलाया गया था ताकि रूसी तोड़फोड़ और डराने धमकाने की कोशिशों को नाकाम किया जा सके, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हमने अभी देखी है। इस बार ये पनडुब्बियां नहीं थीं। इसके बजाय रूस ने यंतर नामक एक रिसर्च शिप को नॉर्थ सी में भेजा। यंतर एक प्रकार का समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है जिसका उपयोग GUGI विशेष रूप से करता है। और इस मौके पर सच को सच कहना कोई बड़ी बात नहीं है। यंतर एक जासूसी जहाज है। रॉयल नेवी ने यूके के नेटो सहयोगियों के साथ मिलकर 8 दिन तक यंतर पर नजर रखी जब वह नॉर्थ सी से फैरो द्वीपों की ओर गया। इस बार यूके ने अपनी टाइप 23 फ्रिगेट सोमरसेट तैनात की, जिसने शक्तिशाली रडार और सेंसर से रूसी जहाज़ों की हर हरकत पर नजर रखी। लगभग उसी समय जब यह हो रहा था, रॉयल नेवी ने भी एक सहयोगी निगरानी अभियान के तहत पेट्रोल जहाज भेजे जो RFN स्टोइकी और येलनाया नामक एक टैंकर पर केंद्रित था। दोनों ने डोवर जलडमरू मध्य से इंग्लिश चैनल होते हुए पश्चिम का रुख किया। हालांकि किसी ने समुद्री तौर तरीकों से हटकर कोई गतिविधि नहीं की। रूस दावा करेगा कि यही उसकी योजना थी। संभावना है कि RFN स्टोइकी यूके के लिए खतरा दिखाने को था, पर वो सहयोगी बल के सामने आ गया जिसने उसे यूके के जल क्षेत्र से बाहर कर दिया। कुछ महीनों बाद की बात करें तो यूके को रूस की समुद्री तोड़फोड़ की और कोशिशों से निपटना पड़ रहा था। रूस ने इस बार सिनागोर्स्क जहाज यूके के जल क्षेत्र में भेजा। वह जहाज 27 जनवरी को इंग्लैंड के समरसेट काउंटी के तट से करीब 3.7 किलोमीटर यानी लगभग 2.3 मील दूर लंगर डाले खड़ा था। वहां वह जहाज 14 घंटे तक रुका रहा, जो समुद्र के नीचे बिछी केबल्स के स्रोत के बेहद करीब था, जिनके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, जब तक कि यूके ने अपने वाइल्डकैट मिलिट्री हेलीकॉप्टर नहीं भेज दिए। कुछ देर बाद रूसी जहाज लंगर उठाकर समुद्र की ओर बढ़ गया। ये घटना उन अन्य घटनाओं से थोड़ी अलग थी जिनके बारे में हमने चर्चा की है। नवंबर 2025 और 26 में यूके के जल क्षेत्र में रूसी युद्धपोतों, पनडुब्बियों और जूगी संसाधनों की घुसपैठ हुई थी। सिनेगोरिस्क इनमें से कोई भी नहीं है। यह एक मालवाहक जहाज है जो रूसी झंडे के तहत चल रहा है। ये उतना ही बड़ा खतरा था। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार जहाज 5 बड़ी समुद्र के नीचे बिछी केबलों के करीब लंगर डाले था, जिनमें EXA एक्सप्रेस, TGN अटलांटिक और VSNL वेस्टर्न यूरोप शामिल है, जो अटलांटिक के पार डेटा अमेरिका और यूरोप तक ले जाती है। रूसी मालवाहक जहाज को यहाँ लंगर डालने की कोई वजह नहीं थी, खासकर वो लंगर जिसे समुद्र तल पर घसीटकर कीमती केबल्स के पास लाया जा सके। इस घटना से रूस के यूके के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध को लेकर डरावनी बातें सामने आती है। सैन्य और गुजी संसाधनों का उपयोग समझ में आता है। सभी जानते हैं कि उन झंडों वाले जहाज और पनडुब्बियां खतरनाक हैं। मालवाहक जहाजों का इस्तेमाल पुतिन के लिए भी नीच है, क्योंकि वे अब नागरिक जहाजों से यूके और उसके सहयोगियों के खिलाफ तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस जानता है कि वह क्या कर रहा है। अगर यूके इन जहाज़ों में से किसी एक के जवाब में सिर्फ एस्कॉर्ट के अलावा कुछ और करता है तो रूस शोर मचा सकता है कि उसके साथ गलत हुआ है। पुतिन खुद को पीड़ित दिखा सकते हैं और उन्हें नाटो के किसी सदस्य के खिलाफ युद्ध के लिए अपना औचित्य मिल जाएगा। इन नौसैनिक रणनीतियों के साथ रूस यूके के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध के अन्य पहलुओं में भी सक्रिय है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार जब से यूके ने
रूस के आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है, तब से यूके के खिलाफ रूसी साइबर हमलों में 1586% की बढ़ोतरी हुई है। गार्जियन के अनुसार 2025 में यूके में साइबर हमलों में 50% बढ़ोतरी हुई। सभी हमले रूस से नहीं हुए, लेकिन कई हमले जरूर रूस से हुए हैं। यह दिखाता है कि रूस यूके के डेटा चैनलों के खिलाफ युद्ध कर रहा है, जो केवल सब सी केबल से आगे बढ़ चुका है। जानकारी की बात करें तो रूस जानकारी को इस हद तक बदलने में माहिर है कि वो गलत जानकारी यानी डिसइंफॉर्मेशन बन जाती है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार यूके सांसदों ने यूके में रूसी गलत सूचना अभियान को युद्ध जैसी स्थिति बताया है। उन सांसदों ने रूस समर्थित डोपलगैंगर नेटवर्क का खुलासा किया, जो सोशल मीडिया पर रूस समर्थक और पश्चिम विरोधी टिप्पणियां पोस्ट करता है। उनकी बात से असहमत होना कठिन है। सिर्फ एक्स पर सांसदों ने कहा कि इस नेटवर्क ने वेल्स की राजकुमारी की सेहत, रूसी चुनावों में पुतिन की जीत और यूक्रेन की कथित कमजोरी और विफलताओं पर पोस्ट्स पर भारी टिप्पणियां की हैं। रूसी बॉट्स सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं और क्रेमलिन उनका इस्तेमाल चर्चा को आकार देने और जनमत को प्रभावित करने के लिए कर रहा है। ये सब विभाजन और अराजकता फैलाने से है, जिससे रूस पारंपरिक युद्ध की तैयारी करता है। ये यूके के खिलाफ युद्ध है, लेकिन अलग तरह का। रूस ने जो पनडुब्बियां चुपचाप यूके के जल क्षेत्र में भेजने की कोशिश की, वो बड़े हाइब्रिड अभियान का ताज़ा उदाहरण है। यूके रूस की गतिविधियों को लेकर सतर्क है और अप्रैल में दिखे खतरों का जवाब देता है। उसे पता है कि उसकी सूचना प्रणाली पर साइबर हमले और गलत जानकारी कहां से आ रही है। यूके तैयार होकर अन्य नाटो देशों को चेतावनी दे रहा है और देश इसका जवाब दे रहे हैं। कई देश रूस की हाइब्रिड रणनीति का शिकार होकर जवाब दे रहे हैं। स्वीडन इसका अच्छा उदाहरण है। पुतिन के यूक्रेन पर हमले ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने की राह खोली। अब वह यूक्रेन को ऐसे हथियार दे रहा है जिसकी रूस को उम्मीद नहीं थी। 2021 में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी से एक तोहफा मिला, तुर्किक दुनिया का एक नक्शा। इसमें मध्य एशिया, काकेशस और खास तौर पर दक्षिणी रूस के बड़े हिस्से के साथ साथ चीन और बाल्कन के क्षेत्र भी शामिल थे। इसका मतलब था कि यही तुर्किक दुनिया है, जो यूरेशिया में फैली विविध जातीय समूहों का नाम है और तुर्की इसका स्वाभाविक केंद्र है। जनता के गुस्से के बजाय क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने नक्शे की सटीकता नकारते हुए कहा कि तुर्किक दुनिया का असली केंद्र अल्ताई क्षेत्र है, जो पूरी तरह रूस में है। क्रेमलिन के लिए ये छोटी कूटनीतिक चुभन थी और तुर्की की आंतरिक महत्वाकांक्षाओं के लिए केवल राजनीतिक दिखावा, कोई भू राजनीतिक कदम नहीं। लेकिन आज की तारीख में आते आते मॉस्को का माहौल काफी बदल गया है। ये नक्शा क्रेमलिन और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक और संकेत है कि रूस की मध्य एशिया पर पकड़ ढीली पड़ रही है और तुर्की उस खाली जगह को भरने के लिए तैयार है। 2025 में प्रकाशित एक मोनोग्राफ में, जिसका शीर्षक है पैन टर्किज्म की मिथक कथाएं और 21वीं सदी में रूस और यूरेशिया की सुरक्षा, विशेषज्ञों की एक टीम चेतावनी देती है कि मध्य एशिया में तुर्किक पहचान का बढ़ना न केवल क्षेत्र में रूसी प्रभाव के लिए, बल्कि खुद रूस की क्षेत्रीय अखंडता के लिए भी एक अस्तित्वगत खतरा बन सकता है। रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद ने अप्रैल 2026 में विश्लेषण प्रकाशित कर तुर्की की पैन तुर्की नीतियों के फैलाव की चेतावनी दी। ये लहजे में बड़ा बदलाव है, जो दिखाता है कि मध्य एशिया में कुछ हो रहा है जिसे मॉस्को दशकों से रोकने की कोशिश करता रहा। इस बदलाव को समझने के लिए आपको खुद इस क्षेत्र को समझना होगा। मध्य एशिया में 5 पूर्व सोवियत गणराज्य शामिल हैं: कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये सब मिलकर करीब 78 मिलियन लोगों का घर है। सबसे अहम बात यह है कि इनके पास तेल, गैस और दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार है, जो दुनिया के तेल और गैस भंडार का 5% से भी ज्यादा है। और ये प्राचीन सिल्क रोड व्यापार मार्गों के किनारे स्थित है, जो अब ट्रांस कॉन्टिनेंटल पाइपलाइनों और रेल गलियारों के माध्यम से पश्चिम को पूर्व से जमीन के रास्ते जोड़ते हैं। असल में 1904 और 1919 में ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैल्फर्ड मैकिंडर ने कहा था कि जो भी इस क्षेत्र को नियंत्रित करेगा, वही विश्व शांति और शक्ति की चाबी अपने हाथ में रखेगा। इस सिद्धांत को पूरी तरह मानना जरूरी नहीं, लेकिन समझना आसान है कि पृथ्वी की बड़ी ताकतों को यहाँ की घटनाओं में पहले से रुचि रही है।
20वीं सदी की शुरुआत में सोवियत संघ इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से का वास्तविक नियंत्रक था और वो एक प्रमुख विश्व शक्ति था। आज रूस, चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ, ईरान और तुर्की पिछले 30 वर्षों से इस क्षेत्र पर प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अब मुख्य अंतर ये है कि रूस का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद मॉस्को ने संस्थाओं और दबाव के जरिए क्षेत्र को नियंत्रित किया। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने कई अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ा और कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO सैन्य रूप से इन्हें जोड़ने वाला गोंद था। मॉस्को ने 5 गणराज्यों में से कई के साथ द्विपक्षीय रक्षा संधियां की, क्षेत्र के कुछ हिस्सों में प्रमुख सीमाओं पर रूसी सैनिक तैनात किए और उन पाइपलाइन मार्गों पर नियंत्रण रखा जिनके जरिए मध्य एशिया का तेल और गैस दुनिया तक पहुंचता था। जब भी इन देशों में से कोई भी क्रेमलिन की लाइन से हटने लगा तो क्रेमलिन ने बिना हिचकिचाए फंदा और कस दिया। मॉस्को ने कजाकिस्तान की शुरुआती खदानों में 20-40% हिस्सेदारी मांगी। मई से अगस्त में कजाकिस्तान से तेल निर्यात लगभग बंद किया और तुर्कमेनिस्तान पर गैस राजस्व को लेकर दबाव डाला। ये क्षेत्र लगातार रूस की रुचि का केंद्र रहा, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्थाएं व्यापार, ऊर्जा अवसंरचना और वहां काम करने वाले लाखों मध्य एशियाई प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजी गई रेमिटेंस के माध्यम से रूस से गहराई से जुड़ी रहीं और लंबे समय तक ये तरीका काम करता रहा। मध्य एशियाई नेता आर्थिक रूप से मॉस्को पर निर्भर थे, सैन्य सुरक्षा के लिए रूस पर भरोसा करते थे और सांस्कृतिक रूप से सोवियत शासन से प्रभावित थे। रूस की भाषा अब भी अंतर क्षेत्रीय संवाद की मुख्य भाषा रही। साइरिलिक लिपि, जिसे स्टालिन ने 1930 के दशक में मध्य एशियाई लोगों को सोवियत पूर्व साहित्यिक विरासत और तुर्की से अलग करने के लिए लागू किया था, अब भी पूरे क्षेत्र में उपयोग होती थी। असल में 5 में से 4 गणराज्यों में रहने वाले लोग उज़्बेक, कजाख, किर्गिज और तुर्कमेन सोवियत संघ के बनने से बहुत पहले ही साझा पूर्वज, धर्म और भाषाई संबंध रखते थे और अल्पसंख्यक पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे। हालांकि ये पहचानें सोवियतों की बनाई नहीं थी, पर मॉस्को ने सोवियत काल में इन्हें अलग गणराज्यों में बांट दिया, जिससे सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय संबंध टूट गए। मूल रूप से मध्य एशिया को टुकड़ों में बांटकर रूस ने उसे अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल दिया। अब 21वीं सदी में आ जाइए और रूस के यूक्रेन पर हमले को देखिए। मध्य एशियाई नेताओं ने 2014 में रूस को क्रीमिया पर कब्जा करते हुए देखा, जिसे नाटो सदस्य तुर्की ने भी आलोचना की थी। 2022 में युद्ध पूरी तरह शुरू हुआ। तब तुर्की और दुनिया सोचने लगे कि अगला कौन होगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। कुछ नेताओं ने मॉस्को के साथ अपने मौजूदा समझौतों से जितना संभव हो सके हासिल करने की कोशिश के बावजूद यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को दृढ़ता से पुष्टि की। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति तोकायेव ने रूस में रहते हुए कहा कि वो यूक्रेन के उन अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता नहीं देंगे जिन्हें रूस अपना बना रहा था। ऐसा बयान एक दशक पहले सोचना भी मुश्किल था। रूस के नेटो जैसे संगठन CSTO ने अपनी और भी विश्वसनीयता खो दी। 2023 में अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख में अर्मेनियाई ठिकानों पर हमला किया, लेकिन रूस ने अर्मेनिया की मदद नहीं की। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने 2024 में संगठन छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की थी और 2026 तक देश ने इसे वित्त पोषित करना और सदस्य होने का दावा बंद कर दिया। उस समय रूस यूक्रेन में गहराई से उलझा हुआ था, क्योंकि उसने अपनी अधिकांश युद्ध के लिए तैयार जमीनी सेनाएं युद्ध में झोंक दी थी और फिर भी कोई महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा था, जिससे अर्मेनिया की मदद करने की उसकी क्षमता सैद्धांतिक रूप से भी बहुत सीमित हो गई थी। रूस की सैन्य वापसी के बीच कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान लैटिन लिपि अपनाने की प्रक्रिया में हैं, जबकि किर्गिज़स्तान में भी ऐसे बदलाव पर बहस बढ़ी है। ये देश शहरों और महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थानों के नाम बदल रहे हैं ताकि सोवियत युग के रूसी नामों को हटाया जा सके। और ये सभी 4 तुर्की देश खुद को तुर्की दुनिया का हिस्सा मानने लगे हैं, जो इस्तांबुल से लेकर चीन तक तुर्की देशों के संगठन के माध्यम से फैली हुई है। यही हमें पैन टर्किज्म के विचार तक लाता है, यानी तुर्की दुनिया का राजनीतिक एकीकरण या कम से कम समन्वय। ये 19वीं सदी के अंत की बात है, जब रूसी साम्राज्य में तुर्की बुद्धिजीवी और उस्मानी विचारक अपने सांस्कृतिक मूल की ओर मध्य एशिया देखने लगे। ये एक शक्तिशाली विचार था जिसे सोवियत संघ ने दबाने के लिए बहुत प्रयास किए। इसी कारण पूरे देशों, भाषाओं का विखंडन और नाम बदलना और विदेशी लिपियों को थोपना हुआ।
तुर्किस्तान शब्द, जो क्षेत्र का पारंपरिक नाम था, सोवियत दस्तावेजों में प्रतिबंधित कर सोवियत मध्य एशिया कर दिया गया, क्योंकि उसमें पैन तुर्किक संबंध थे। सोवियत संघ के पतन के बाद तुर्की का मध्य एशिया के साथ फिर से जुड़ाव शुरू हुआ। तब राष्ट्रपति तुर्गुत ओजाल ने मध्य एशियाई गणराज्यों की स्वतंत्रता सबसे पहले मानी और तुर्की को पूरे जोश से वहां उतारा। सोवियत संघ के पतन के बाद तुर्की ने तुर्किस्तान, बिश्केक और अशगाबाद में 3 प्रमुख विश्वविद्यालय स्थापित किए: कजाक तुर्की अहमेद यासावी, किर्गिज तुर्की मानास और इंटरनेशनल तुर्कमेन तुर्की विश्वविद्यालय। तुर्की ने 1992 से 2003 के बीच मध्य एशिया और कॉकस में 3.8 अरब डॉलर से अधिक निवेश किया, जो मुद्रास्फीति के हिसाब से आज लगभग 7 अरब डॉलर के बराबर है। स्वतंत्रता के पहले ही वर्ष में 1170 से अधिक राजनयिक प्रतिनिधि मंडलों ने तुर्की गणराज्यों का दौरा किया। रिपोर्टों के अनुसार ओजाल ने राजनयिक दौरों में खुद को इतना थका दिया कि 1993 में सभी तुर्की गणराज्यों का दौरा करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। पहली कोशिश के बाद रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और अपनी आर्थिक ताकत से नए गणराज्यों को अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलने से रोक दिया। 1990 के दशक के मध्य में तुर्की की आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक उथल-पुथल के कारण मध्य एशिया के लिए संसाधन घट गए। मध्य एशियाई नेता, जो हाल ही में एक महाशक्ति से बाहर आए थे, अब फिर से किसी के अधीन नहीं होना चाहते थे। 2002 में एर्दोआन की AK पार्टी सत्ता में आने के बाद तुर्की ने वृहद भूमध्य सागरीय परिप्रेक्ष्य में देश को क्षेत्रीय शक्ति बनाने के लिए विदेश नीति को मध्य पूर्व की ओर मोड़ा और मध्य एशिया की प्राथमिकता घट गई। 1992 में तुर्की की अधिकांश सहायता केवल मध्य एशिया को मिली थी। 2005 में तुर्की की 55% परियोजनाएं काकेशस और मध्य एशियाई देशों में संचालित की गई थी। 2010 में ये 36% रह गया। ताजिकिस्तान को सहायता 650 मिलियन डॉलर के शिखर पर थी, जो बाद में घटकर 5 मिलियन डॉलर सालाना रह गई। लेकिन तुर्की ने कभी पूरी तरह से वहां से हटने का फैसला नहीं किया, बल्कि प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के बजाय उसने ऐसी संस्थाएं बनाई जिन्होंने धीरे धीरे तुर्किक देशों के रुझान को अपनी ओर मोड़ना शुरू कर दिया। तुर्किक भाषी देशों की सहयोग परिषद 2009 में स्थापित की गई थी और बाद में ये तुर्किक देशों का संगठन बन गई। तुर्की राज्य प्रसारक TRT ने 2009 में TRT आवाज शुरू किया, जो अजरबैजानी, कजाख, किर्गिज, तुर्कमेन और उज़्बेक भाषाओं में प्रसारण करता है और तुर्की की खबरें और घटनाक्रम सीधे मध्य एशियाई घरों तक पहुंचाता है। तुर्की और इस क्षेत्र के बीच व्यापार 2002 में 838 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2021 में 9.5 बिलियन डॉलर हो गया और लगभग 4000 तुर्की कंपनियां इन 5 देशों में काम कर रही थी। फिर आया 2020 और सब कुछ तेजी से बढ़ा। यूक्रेन में युद्ध, CSTO का विघटन, आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष, अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और पूरे एशिया पर चीन का बढ़ता आर्थिक दबदबा, इन सब ने मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पर सुरक्षा का खालीपन पैदा कर दिया। इन कारणों से मध्य एशियाई देश तीसरा विकल्प खोजने लगे और तुर्की चुपचाप इसी मौके के लिए खुद को तैयार कर रहा था। सहयोग परिषद का नाम 2021 में बदलकर तुर्किक राज्यों का संगठन कर दिया गया, जिससे ये साफ हो गया कि देश की महत्वाकांक्षाएं क्या थीं। 2021 में संगठन ने तुर्किक वर्ल्ड विजन 2040 को अपनाया, जो एक रोड मैप है जिसे स्पष्ट रूप से यूरोपीय संघ के एकीकरण पर आधारित किया गया है, जिसमें एक साझा बाजार, एक साझा वर्णमाला, साझा संस्थागत ढांचे और गहरी राजनीतिक एवं सुरक्षा समन्वय के लक्ष्य शामिल हैं। ब्लॉक के व्यापार आंकड़े दिखाते हैं कि चीजें तेजी से बढ़ रही हैं। सदस्य देशों के बीच व्यापार 2022 में 33 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 में 42 अरब डॉलर हो गया, जो एक ही साल में 27% की बढ़ोतरी है। 2023 में तुर्की के साथ द्विपक्षीय व्यापार करीब 13 अरब डॉलर रहा। कजाकिस्तान और तुर्की ने 2023 में 6.3 अरब डॉलर के पुष्ट आंकड़े से बढ़ाकर 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 10 अरब डॉलर तक ले जाने पर सहमति जताई है। अजरबैजान का इस क्षेत्रीय गठजोड़ में शामिल होना भी रणनीतिक रूप से अहम है। नगोर्नो कराबाख संघर्ष में तुर्की ने अजरबैजान को सैन्य राजनीतिक समर्थन दिया, जिससे उसकी विश्वसनीय सुरक्षा साझेदार की छवि मजबूत हुई। अब अजरबैजान केंद्रीय एशियाई सलाहकार ढांचे में शामिल होकर 5 केंद्रीय एशियाई देशों और तुर्की के बीच भौगोलिक व राजनीतिक पुल बन सकता है। तुर्कमेनिस्तान भी OTS की पूर्ण सदस्यता पर विचार कर रहा है, जिससे तुर्की ब्लॉक पूरा होगा, लेकिन ये सब राजनीतिक है।
रूस अब केंद्रीय एशिया पर प्रभावी देश नहीं रहा। इसका मुख्य कारण उसकी सैन्य शक्ति की कमी है। लेकिन उससे पहले द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम रोज दुनिया की ताजा घटनाओं और प्रमुख भू राजनीतिक बदलावों पर वीडियो डालते हैं। अब लौटते हैं केंद्रीय एशिया की सैन्य ताकत पर। ज्यादातर सेनाएं सोवियत हथियारों से लैस थी। बाद में रूसी समर्थन व प्रशिक्षण मिला और इनकी बुनियाद रूसी सैन्य सिद्धांतों पर थी। लंबे समय तक जब भी किसी देश को सैन्य मदद चाहिए होती थी, रूस सैनिक भेजता था। 2022 में रूस ने कजाकिस्तान में ईंधन की कीमतों को लेकर जनवरी में अशांति के दौरान शांति सेना भेजी थी। लेकिन रूस यूक्रेन में 4 साल के युद्ध के दौरान कोई ठोस प्रगति करने में असफल रहा है, जिससे कई लोगों को संदेह होने लगा है कि आधुनिक युद्ध के संदर्भ में रूसी सेना वास्तव में क्या हासिल कर सकती है। और दूसरी ओर तुर्की है। तुर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन ने लीबिया, सीरिया और 2020 के नगोर्नो काराबाख युद्ध में अपनी पहचान बनाई, जहां इसने अर्मेनियाई टैंकों और वायु रक्षा प्रणालियों को तबाह किया। यूक्रेन ने 2022 से इस ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया और कई स्रोतों के अनुसार युद्ध के शुरुआती महीनों में, जब तक यूक्रेन ने अपनी ड्रोन इंडस्ट्री नहीं बनाई थी, ये ड्रोन अहम साबित हुआ। 2023 तक अधिकांश मध्य एशियाई देशों ने तुर्की के ड्रोन खरीदे, जबकि ताजिकिस्तान ने ईरानी ड्रोन तकनीक चुनी। कजाकिस्तान ने तुर्की के बैरक्तर ड्रोन को अपनी जमीन पर लाइसेंस के तहत बनाने के लिए समझौता किया है, यानी वो अब तुर्की की सैन्य तकनीक का घरेलू निर्माण कर रहा है। किर्गिजिस्तान ने ताजिक बलों द्वारा जो रूसी समर्थित हितों से जुड़े थे, दबाव का सामना करने के बाद अपने ड्रोन अधिग्रहण को तेज कर दिया और तुर्की में एक ऐसा सुरक्षा साझेदार देखा जो वास्तव में मदद करता है। यहाँ तक कि तुर्कमेनिस्तान, जिसने दशकों से सख्त आधिकारिक तटस्थता बनाए रखी है, ने भी चुपचाप अपने शस्त्रागार को तुर्की प्रणालियों के साथ बढ़ाया है। उज्बेकिस्तान ने 2023 में अपनी खरीदारी की और 2022 में तुर्की के साथ एक व्यापक सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें खुफिया साझा करना, संयुक्त लॉजिस्टिक्स, रक्षा उद्योग सहयोग और सैन्य शिक्षा शामिल है। इसे 2026 में एक पूर्ण सैन्य सहयोग समझौते तक विस्तारित किया गया। तुर्की जानबूझकर संबंधों को द्विपक्षीय रख रहा है, औपचारिक गुट नहीं बना रहा, क्योंकि तुर्की भाषी देश सैन्य गुट का विरोध कर सकते हैं। ये पूर्व सोवियत संघ जैसा है, जिससे भविष्य में सहयोग को लोकप्रियता मिलती है। जैसा कि रूस की अर्मेनिया में निष्क्रियता, सीरिया से पीछे हटना और CSTO की स्थिति दिखाती है, अब कुछ तुर्किक देशों को लगता है कि रूस उनके साथ नहीं है। विशेष रूप से कजाकिस्तान CSTO का सबसे बड़ा गैर रूसी सदस्य है और कुछ सर्वेक्षणों के अनुसार मौजूदा गठबंधन के लिए स्थानीय समर्थन कम है। इस देश ने रूस के खिलाफ अपने हितों की रक्षा के लिए तुर्की के साथ व्यापार बढ़ाकर और चीन को खुश करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम हिस्सा बनकर दोनों को साधना शुरू कर दिया है। एक महत्वपूर्ण आर्थिक और संसाधन पहलू है जो क्षेत्र के तेल गैस भंडार को केंद्र में रखता है। रूस लंबे समय से मध्य एशिया के तेल गैस को यूरोप तक पहुंचाने वाली पाइपलाइनों को नियंत्रित करता है, जिससे उस पर उसका नियंत्रण बना रहता है। यूक्रेन पर हमले के बाद 2022 में मॉस्को ने 4 बार कजाकिस्तान के तेल निर्यात को रूसी काले सागर बंदरगाहों से रोका, जिससे उसकी नियंत्रण क्षमता दिखती है। तुर्की लगाम काटने के लिए बुनियादी ढांचा बना रहा है, जैसे मिडल कॉरिडोर रेल और समुद्री मार्ग, जो चीन से कजाकिस्तान, कैस्पियन सागर, अजरबैजान, जॉर्जिया होते हुए तुर्की और फिर यूरोप तक जाता है। ये कॉरिडोर, जिसमें पहले रूसी उत्तरी मार्ग की तुलना में 1% से भी कम ट्रैफिक था, उसमें 2022 में माल ढुलाई की मात्रा 33% बढ़ गई, फिर 2023 में 89% और 2024 में फिर से 70% बढ़ गई, क्योंकि शिपर्स ने रूस से हटकर अपने मार्ग बदलने शुरू कर दिए। विश्व बैंक के अनुसार सही लॉजिस्टिक्स सुधार होने पर इस कॉरिडोर से माल ढुलाई 2030 तक 3 गुना बढ़कर 1.1 करोड़ टन हो सकती है। यूरोपीय संघ, एशियाई विकास बैंक और कई साझेदारों ने इस परियोजना में अपनी प्रतिबद्धता जताई है। तुर्की कॉरिडोर के पश्चिमी छोर पर है, जिससे उसे बड़ा भौगोलिक लाभ मिलता है। प्राकृतिक गैस के लिए तुर्की ट्रांस कैस्पियन पाइपलाइन पर काम कर रहा है, जो तुर्कमेन गैस को कैस्पियन सागर के नीचे से सदर्न गैस कॉरिडोर से जोड़कर तुर्की के रास्ते यूरोपीय बाजारों तक पहुंचाएगी। ये परियोजना 1997 से ठंडे बस्ते में पड़ी है और हर बार रूस और ईरान द्वारा रोक दी गई है, क्योंकि अगर तुर्कमेन गैस उनके क्षेत्र से गुजरे बिना यूरोप पहुंचती है तो दोनों को नुकसान होगा।
2024 में तुर्की और तुर्कमेनिस्तान ने प्राकृतिक गैस ट्रांसफर के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो इस पाइपलाइन को संभव बनाने का पहला ठोस कदम है। तुर्कमेनिस्तान, जिसके पास चौथा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है और जो खरीदार के रूप में लगभग पूरी तरह चीन पर निर्भर रहा है, के पास विविधता लाने के मजबूत कारण हैं। अगर ट्रांस कैस्पियन पाइपलाइन कभी बनती है तो ये दशकों में मध्य एशिया और यूरोप दोनों पर रूसी ऊर्जा दबदबे पर सबसे बड़ा झटका होगा। इसमें सबसे अहम बात जो रूस को चिंता में डालती है वो ये है कि पैन टर्किज्म उसी आधार पर बना है जैसे पैन स्लाविज्म, जिसे रूस ने यूक्रेन पर हमले को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया था। तुर्की देशों पर सोवियत प्रभाव होने के बावजूद वे सांस्कृतिक रूप से तुर्की के करीब हैं, और ये पूरी तरह से पाखंड होगा अगर कोई रूस और यूक्रेन के बीच उसी संबंध की बात करते हुए तुर्की और तुर्की देशों के बीच इस संबंध को नकारने की कोशिश करे। कुछ रूसी विश्लेषकों ने पैन टर्किज्म को नेटो की साजिश बताते हुए कहा है कि ये पश्चिमी ऑपरेशन रूस को दक्षिण से कमजोर करने के लिए है। ये नजरिया तुर्की की नेटो सदस्यता और यूक्रेन युद्ध के दौरान मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन लागू करने से जुड़ा है, जिससे तुर्की जलदमरू मध्य से अतिरिक्त युद्धपोतों की आवाजाही रुकी और काला सागर में रूस की स्थिति जटिल हुई। इसका मतलब ये नहीं कि तुर्की वहीं से आगे बढ़ रहा है जहां रूस रुका था। तुर्की की किसी भी 5 मध्य एशियाई देशों से सीमा नहीं लगती, जबकि रूस और चीन की लगती है। भूगोल को व्यापार, बुनियादी ढांचे और सैन्य पहुंच में ऐसे फायदे हैं जिन्हें कूटनीति या ड्रोन बिक्री पूरी तरह संतुलित नहीं कर सकते। चीन का इस क्षेत्र से 89.3 अरब डॉलर का व्यापार हैरान करने वाला है। यूरोपीय संघ 74.65 अरब डॉलर का व्यापार करता है और रूस खुद भी लगभग 40 अरब डॉलर का व्यापार करता है। तुर्की की भू राजनीतिक रस्साकशी चीजों को और जटिल बना देती है। एर्दोआन ने यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन से संपर्क बनाए रखा क्योंकि तुर्की ने रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों से इनकार किया। रूस को काला सागर में रोकने के बजाय उसने काला सागर अनाज पहल की मध्यस्थता की। ये रूस से गैस खरीदना जारी रखता है और आर्थिक संबंध बनाए रखता है, जिससे अंकारा मॉस्को के इलाके में कितनी खुलकर टकराव कर सकता है उस पर भी रोक लगती है। तुर्की की नेटो सदस्यता के कारण उसे गठबंधन की सामूहिक रक्षा की मांग माननी होगी। मध्य एशियाई देश रूस चीन की बजाय तुर्की को नहीं चुन रहे, बल्कि दशकों से बनाए संतुलन में तुर्की को शामिल कर रहे हैं। यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करने वाले कजाक राष्ट्रपति मॉस्को में पुतिन की विजय दिवस परेड में शामिल होंगे। वास्तव में जो सचमुच नया है वो उसका रुख है। लैटिन वर्णमाला, नए शहरों के नाम, साझा इतिहास की किताबें, ड्रोन खरीद और रूस के इर्द गिर्द बन रहे व्यापार गलियारे, ये सब ऐसी संरचना बना रहे हैं जिससे इन देशों की रूस पर निर्भरता कम हो रही है। तुर्किक देशों का संगठन यूरोपीय संघ या ब्रिक्स जैसा नहीं है, लेकिन ये सक्रिय संस्था है जिसमें वास्तविक व्यापारिक प्रवाह, सैन्य सहयोग और दीर्घकालिक एकीकरण का ऐसा रोड मैप जिस पर वास्तव में अमल हो रहा है। तुर्की वो बन सकता है जो रूस नहीं बन सकता। एक आर्थिक साझेदार है जिसका क्षेत्र से साझा इतिहास, भाषा और गहरा सांस्कृतिक संबंध है। साथ ही नेटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और 2026 में शीर्ष 10 में गिनी जाती है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला सोवियत पश्चात क्षेत्र में रूस का दबदबा फिर से कायम करने और मॉस्को के प्रभाव में कमी रोकने के लिए शुरू किया। इस युद्ध ने मध्य एशिया को रूस से दूर होने की प्रक्रिया को पिछले 30 वर्षों की किसी भी घटना से तेज कर दिया है। इससे तुर्की को मौका मिला जिसे अंकारा में प्रभावी रूप से भरा। रूस ने वर्षों तक यूक्रेन पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की बढ़त का दावा किया और ये मिसाइलें यूक्रेन के शहरों व बुनियादी ढांचे पर गिरती रहीं। अब हालात बदल रहे हैं। पुतिन की बैलिस्टिक बढ़त जल्द ही खत्म हो जाएगी। यूक्रेन और यूरोप की एक बड़ी योजना है जिसमें एक ढाल बनाई जाएगी जो रूसी मिसाइलों को रोककर पुतिन की महत्वाकांक्षाओं को कमजोर करेगी। सुरक्षा आ रही है। असल कहानी यह है कि सुरक्षा ऐसे गठबंधन से मिल रही है जिसकी पुतिन ने उम्मीद नहीं की थी। 12 मई को अपने लोगों को संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने यह बड़ा खुलासा किया कि यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर कई यूरोपीय साझेदारों के साथ एक गठबंधन बना लिया है जिसका उद्देश्य रूस की ओर से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खतरे से सीधे तौर पर निपटना है। ये खबर सभी देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बाद आई है और इस गठबंधन से जो कुछ भी निकलेगा वह शायद यूक्रेन द्वारा अपने यूरोपीय साझेदारों के साथ मिलकर शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण पहल हो सकती है जब से पुतिन ने अपना आक्रमण शुरू किया था। हम यूरोप में एंटी बैलिस्टिक क्षमताओं के उत्पादन को
आगे बढ़ा रहे हैं। जेलेंस्की ने संबोधन में कहा, हम एंटी बैलिस्टिक गठबंधन बना रहे हैं और अब परिणाम के पहले से ज्यादा करीब है। तो इसका असल मतलब क्या है? जेलेंस्की जिस बैठक की बात कर रहे हैं वो कीव में हुई थी, जिसमें यूक्रेन के 13 साझेदार देशों और नाटो महासचिव कार्यालय के प्रतिनिधि शामिल थे। आखिरी हिस्सा अहम है। गठबंधन में अभी 1 दर्जन से कुछ ज्यादा साझेदार है, लेकिन नाटो के प्रतिनिधि भेजने का मतलब है कि 32 देशों वाला यह संगठन यूक्रेन क्या तैयार कर रहा है उसमें काफी रुचि रखता है। संभव है कि यूक्रेन के नए गठबंधन के कई सदस्य खुद नाटो में हैं और जो वे बनाएंगे उसका इस्तेमाल ऐसे संगठन द्वारा हो सकता है जो रूस को कमजोर करने में रुचि रखता है। जहां तक बात है कि कौन कौन से देश विशेष रूप से इसमें भाग लेंगे, जेलेंस्की ने इसका जिक्र नहीं किया। हालांकि यह बात काफी कुछ कहती है कि जेलेंस्की ने अपना संबोधन खत्म करते ही तुरंत रोमानिया के लिए उड़ान भरी, जहां उन्होंने बुकारेस्ट 9 की बैठक में हिस्सा लिया। यह ढीला ढाला संगठन समय समय पर मिलता है ताकि यह चर्चा कर सके कि यूक्रेन की रक्षा को कैसे मजबूत किया जा सकता है। रोमानिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, लिथुआनिया, बुल्गारिया और चेक गणराज्य इसके सदस्य हैं। क्या इन 9 देशों की यह बैठक इसलिए तय की गई थी ताकि यूक्रेन अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा परियोजना पर आगे चर्चा कर सके? शायद। जेलेंस्की अभी रोमानिया पहुंचे हैं वीडियो बनाते समय। आप जब देखेंगे तब तक और जानकारी मिल सकती है। हमें पता है कि यूक्रेन ऐसी साझेदारियां बना रहा है जो अगली पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली और जरूरी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड के लिए होंगी, ताकि उसके क्षेत्र और यूरोपीय देशों को पुतिन से बचाया जा सके। फायर पॉइंट, जो कुख्यात फ्लेमिंगो ड्रोन क्रूज मिसाइल हाइब्रिड का निर्माता है, जिसने यूक्रेन की डीप स्ट्राइक रणनीति को नई जान दी है, इन साझेदारियों में सबसे आगे है। कीव पोस्ट के मुताबिक ये कंपनी यूरोपीय रक्षा ठेकेदारों के साथ नई वायु रक्षा प्रणालियां विकसित करने में जुटी है। नई रक्षा प्रणालियां रूस की लंबी दूरी की मिसाइल रणनीति बदल सकती है। आखिरकार इनसे एक महत्वपूर्ण लेकिन महंगी इंटरसेप्टर मिसाइल का विकल्प विकसित हो सकता है। हम नहीं जानते कि फायर पॉइंट किस पर काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी स्वाभाविक रूप से अपने काम को जितना संभव हो उतना गुप्त रखना चाहती है, ताकि रूस के पास उसके और उसके साझेदारों द्वारा बनाई गई चीजों का जवाब विकसित करने के मौके कम हो। हालांकि कंपनी के एक कार्यकारी डेनिस स्टिलरमैन ने पुष्टि की है कि एक नए सिस्टम पर काम चल रहा है, जिसे 2027 में किसी समय लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार उस कार्यकारी के अनुसार लक्ष्य साफ है, पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर का यूरोपीय विकल्प तैयार करना। अगर लागत $1 मिलियन से कम रही तो यह वायु रक्षा में गेम चेंजर होगा। कार्यकारी ने कहा, हम 2027 तक पहली बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट करने की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलें यूक्रेन की वायु रक्षा का अहम हिस्सा है, क्योंकि ये रूस की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का सामना कर सकती हैं। पैट्रियट इंटरसेप्टर्स की दिक्कत ये है कि इन्हें खरीदने से देशों के बैंक खाते खाली हो जाते हैं। BBC के अनुसार एक पैट्रियट बैटरी की कीमत लगभग $1 अरब और उसकी हर मिसाइल की लागत करीब $4 मिलियन है। रूस द्वारा रोजाना मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच यूक्रेन इतना खर्च नहीं उठा सकता। पैट्रियट पर निर्भर रहने पर इसकी कीमत एक समस्या है। यूक्रेन अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस गठबंधन से एक और समस्या दूर करने की उम्मीद करता है, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। अमेरिका की भी यूक्रेन के नए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल गठबंधन में भूमिका हो सकती है। संबोधन में जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ यूक्रेन की एयर डिफेंस पर समन्वय का जिक्र किया। इसका क्या मतलब है, जेलेंस्की ने नहीं बताया, लेकिन हो सकता है अमेरिका देख रहा हो और इंतजार कर रहा हो कि फायर पॉइंट पैट्रियट का कोई सस्ता विकल्प विकसित कर सकता है। यह अपने आप में ही काफी मूल्यवान होगा, लेकिन अगर वह नया मिसाइल मौजूदा पैट्रियट सिस्टम्स के साथ भी संगत है तो यूक्रेन खुद को एयर डिफेंस के मोर्चे पर एक गेम चेंजर बना सकता है, जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि औरों के लिए भी मददगार साबित हो सकता है। एक बात तो तय है, इस गठबंधन की घोषणा यूक्रेन के लिए इससे बेहतर समय पर नहीं हो सकती थी। 11 मई की एक रिपोर्ट के अनुसार RBC यूक्रेन ने बताया कि रूस के लगातार मिसाइल हमलों के कारण यूक्रेन के पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल भंडार खत्म होने वाले हैं। समस्या को और बढ़ाने वाली बात यह है कि यूक्रेन के कई सहयोगी देश अपने मिसाइल भंडार यूक्रेन को देने में हिचकिचा रहे हैं, भले ही यूक्रेन उन मिसाइलों को पाने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार है। अब यूक्रेन में केवल कुछ ही स्टॉक पैट्रियट बैटरियां काम कर रही है और पर्ल इनिशिएटिव, जिसके तहत
यूरोपीय देश यूक्रेन की ओर से अमेरिका से हथियार खरीद सकते हैं, यूक्रेन की हवाई सुरक्षा के लिए जरूरी हथियार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करा रही है। उसी स्रोत ने यह भी बताया कि व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर अपने परमाणु धमकियों को बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। साथ ही वे रूस की रणनीतिक सेनाओं के विस्तार की घोषणा भी कर रहे हैं। एक भाषण में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि छोड़ने पर रूस को अपनी रणनीतिक सुरक्षा पर विचार करना पड़ा। वह संधि विशेष रूप से अमेरिका और रूस से संबंधित है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की कोई भी ऐसी बयानबाजी जिसमें वह रूस की बैलिस्टिक मिसाइल धमकी बढ़ाने की बात करते हैं, यूक्रेन के लिए निश्चित रूप से बुरी खबर साबित होगी। यह तथ्य कि व्लादिमीर पुतिन ने रूस की ओरेशनिक मिसाइल का भी जिक्र किया, जो एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है और जिसे आखिरी बार जनवरी में यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, यूक्रेन के लिए एक और चिंता का विषय है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मिसाइल में परमाणु वारहेड्स लगाए जा सकते हैं। सिर्फ यही बात यूक्रेन को सतर्क रहने के लिए काफ़ी है, ताकि वो अपनी पूरी ताकत के साथ हर तरह की रक्षा कर सके, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का व्यवहार अब और भी अस्थिर होता जा रहा है, जैसे जैसे उनकी दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। रूस की धमकियों से हटकर यूक्रेन और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल रोधी गठबंधन यूक्रेन की वायु रक्षा के अहम पक्ष को अमेरिका से अलग करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। और यही हमें वापस उसी दूसरी समस्या पर ले आता है जिसके बारे में हमने पहले पैट्रियट्स के संदर्भ में बात की थी। इससे पहले गहराई में जाएं, ध्यान दें, आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाएं ताकि हमारे और वीडियोस देख सके। तो पैट्रियट्स, अमेरिका की पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की असली समस्या क्या है? 3 शब्दों में, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध शुरू किया, ये जानते हुए कि ईरान ड्रोन और मिसाइल हमलों से पर्शियन गल्फ में अमेरिकी युद्धपोतों और उसके पड़ोसियों पर जवाब देगा। यही ईरान ने किया और अमेरिका की मुख्य रक्षा ईरान के हवाई खतरे के खिलाफ पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम थी। इंडिपेंडेंट के मुताबिक फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 96 घंटों में करीब 325 पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल की। जब आप इसमें खाड़ी देशों द्वारा अपनी रक्षा करने को भी जोड़ते हैं तो यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। 4 दिनों में 943 पेट्रियट मिसाइलें दागी गईं। ऑपरेशन के बाद हफ्तों में ज्यादा पेट्रियट मिसाइलें इस्तेमाल हुई। यही यूक्रेन की सबसे बड़ी समस्या है। अगर अमेरिका अपनी पेट्रियट मिसाइलों का भंडार तेजी से खत्म कर रहा है तो यूक्रेन को ये मिसाइलें और नहीं मिल पाएंगी, जो उसकी वायु रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ज़ेलेंस्की ने पहले ही उस उत्पादन बाधा को उजागर किया है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के अनुसार अमेरिका हर महीने 60-65 पेट्रियट मिसाइलें बनाता है, जो साल में अधिकतम 780 होती हैं, यदि ज़ेलेंस्की के आंकड़े सही है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले दिन 803 पेट्रियट मिसाइलें इस्तेमाल हुईं। यूक्रेन के राष्ट्रपति सही है या फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इससे फर्क नहीं पड़ता। असल मुद्दा है कि कुछ दिनों में 1 साल से भी ज्यादा की पेट्रियट मिसाइल उत्पादन क्षमता खत्म हो गई। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने 20 मार्च तक कई पेट्रियट मिसाइलें मध्य पूर्व भेज दी थीं। और ये मिसाइलें कहां से आईं? मुख्यतः यूरोप के अमेरिकी ठिकानों से, जो अपनी वायु रक्षा के लिए इन पर निर्भर थे। अब यूरोपीय देशों का यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइलें भेजने में सतर्क रहना समझ में आता है। उन्होंने पहले ही बड़ी संख्या में मिसाइलें खो दी है, जो तकनीकी रूप से उनके भंडार में थी। भले ही वे मिसाइलें अमेरिका की थी और वे यूक्रेन की मदद करके खुद को और कमजोर करने का जोखिम नहीं उठा सकते। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि यूक्रेन 13 यूरोपीय साझेदारों के साथ नया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल गठबंधन क्यों बना सका और फायर पॉइंट यूरोपीय रक्षा कंपनियों के साथ पेट्रियट का विकल्प क्यों बना रहा है। यूरोप भी अपनी वायु रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भरता को उतना ही कम करना चाहता है जितना यूक्रेन चाहता है, और इसका मतलब पुतिन के लिए सिर्फ बुरी खबरें हो सकती है। पैट्रियट की कमी जल्दी खुद ब खुद ठीक होती नहीं दिख रही। अमेरिकी सरकार ने लॉकहीड मार्टिन को $4.7 अरब का प्रारंभिक अनुबंध पेट्रियट इंटरसेप्टर बनाने के लिए दिया, लेकिन इसका मतलब है कि अगर बीबीसी की बताई $4 मिलियन कीमत सही है तो सिर्फ 1175 मिसाइलें बनेंगी। अगर लॉकहीड मार्टिन मिसाइलों का निर्माण 1 साल में भी कर ले, तब भी मौजूदा कमी नहीं दूर होगी। ये सिर्फ अमेरिका के लिए स्टॉक बढ़ाएगा और शायद कुछ मिसाइलें
दूसरों को देगा। अमेरिका अपने साझेदारों को पैट्रियट सिस्टम और मिसाइलें देने में देर कर रहा है। 13 मई को खबर आई कि अमेरिका ने स्विट्जरलैंड को बताया कि पैट्रियट्स की डिलीवरी में ईरान में युद्ध के कारण और देरी होगी। स्विट्जरलैंड ने 2022 में ये सिस्टम ऑर्डर किए थे। डिलीवरी 2026-2028 के बीच होनी थी। अल जजीरा इंग्लिश के अनुसार यूक्रेन युद्ध से समय सीमा पहले ही 4-5 साल पीछे थी। अब अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी व पुनर्निर्माण के लिए अधिक पैट्रियट हार्डवेयर अपने पास रखना चाहता है, जिससे यह और आगे बढ़ गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्विस सरकार का कहना है कि अमेरिका अब अपने पैट्रियट सिस्टम्स के लिए पहले से ज्यादा पैसे मांग रहा है, जितना कि 2022 में डील साइन करते समय मांगा था। अमेरिका के इस कदम ने स्विट्जरलैंड को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसमें दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी और इजराइल द्वारा विकसित सिस्टम्स पर विचार किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड यूक्रेन के नए गठबंधन में शामिल हो सकता है अगर वह पहले से सदस्य नहीं है। अब यूक्रेन और उसके कई यूरोपीय साझेदार पैट्रियट सिस्टम्स और मिसाइलों की नियमित आपूर्ति पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए विकल्प जरूरी है। और यही वह चीज है जो नया 13 देशों का गठबंधन देने के लिए तैयार दिखता है। आइए जानें इसका यूक्रेन और यूरोप के भविष्य पर क्या असर होगा। पुतिन बहुत नाराज होंगे। संभवतः यह महज संयोग नहीं है कि यूक्रेन के नए गठबंधन की घोषणा के साथ ही परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल बयानबाजी भी तेज हुई है। अब पुतिन को जिन हालातों का सामना करना है वो ये है कि 13 देश यूक्रेन के साथ मिलकर उसी खतरे का मुकाबला कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल वो अपने दुश्मनों को डराने और झुकाने के लिए कर रहे हैं। और इसमें कोई गलतफहमी मत रखिए, रूस एक बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल खतरा पेश करता है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के अनुसार रूस के पास 19 प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा भंडार है, जिनमें से कुछ यूक्रेनी क्षेत्र पर गिर चुकी है। रूस के ओरशनिक के इस्तेमाल पर पहले ही बात हो चुकी है और उसकी इस्कंदर मिसाइलें यूक्रेनी आसमान में बहुत आम नज़ारा बन गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जिससे वे रूस की नाराजगी मोल लेने वाले लगभग किसी भी देश के लिए खतरा है। रूस यह जानता है और वह अपने भंडार से पैदा होने वाले खतरे का भरपूर इस्तेमाल करता है। जून 2025 में कीव इंडिपेंडेंट ने बताया कि रूस की बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन दर पिछले 12 महीनों में 66% बढ़ी, जिससे वह भंडार बनाए रख सके और यूक्रेन पर लगातार हमले कर सके। उस समय यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने बताया कि रूस हर महीने 60 से 70 इस्कंदर एम और 10 से 15 हाइपरसोनिक किंझाल मिसाइलें बना रहा था। इन्हीं आंकड़ों की निचली सीमा के कारण 66% बढ़ोतरी हुई है। अगर हम ऊपरी सीमा को देखें तो रूस ने वास्तव में अपनी बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन लगभग 89% तक बढ़ा दी है। रूस लगातार नई तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है, ऐसा उसका दावा है। 13 मई को द इंडिपेंडेंट ने बताया कि रूस ने नई परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसे मॉस्को 2026 के अंत तक इस्तेमाल करेगा। रूस की रणनीतिक मिसाइल फोर्सेस के कमांडर सर्गेई काराकायेव ने पुतिन को सरमत मिसाइल के सफल परीक्षण की जानकारी इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट से एक दिन पहले दी। बिल्कुल, यहाँ सावधानी जरूरी है। रूस सफल परीक्षण का दावा कर रहा है, लेकिन यह दावा एक करीबी सहयोगी द्वारा किया जा रहा है, जो पुतिन को वही बताता है जो पुतिन सुनना चाहते हैं, क्योंकि उसी सहयोगी के हित में यही है। फिर भी इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि रूस की बैलिस्टिक मिसाइल की धमकी पूरे यूरोप में पुतिन की ताकत दिखाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यूक्रेन द्वारा बनाई गई और 13 देशों को शामिल करने वाली एक गठबंधन जो उस खतरे से निपटने के लिए बना है, पुतिन के लिए सीधी चुनौती है। रूस के राष्ट्रपति भी इससे खुश नहीं होंगे कि गठबंधन का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। पुतिन की अधिकतर बातें यूरोप को बांटने के लिए होती है। रूस के नेता चाहते हैं कि यूक्रेन का समर्थन करने वाले देश इतनी नौकरशाही और असमंजस में फंस जाएं कि उनका यूक्रेन के लिए किया जा रहा काम कमजोर हो जाए। कुछ देश यूक्रेन को पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं देते तो उन्हें लगता है उनकी योजनाएं सफल हो रही हैं। जब खबर आती है कि एक बड़ा गठबंधन यूक्रेन के साथ मिलकर किसी भी पहल पर काम कर रहा है, चाहे वो रूस की सबसे बड़ी धमकियों में से एक का मुकाबला करने के लिए ही क्यों न हो, तो वो घबरा जाते हैं। प्रतीकात्मक रूप से
यह गठबंधन उस एकता के स्तर को दर्शाता है जिसे पुतिन नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भी बुरा यह है कि 13 अन्य देश यूक्रेन के भविष्य और संप्रभुता में इतना विश्वास करते हैं कि वे उसके साथ मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड बनाने को तैयार है, जो वर्षों ले सकती है। यही बात पुतिन को संदेश देती है। यूक्रेन एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में लंबे समय तक अस्तित्व में रहेगा और रूस इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि यूक्रेन न केवल गठबंधन में बराबरी का भागीदार है, बल्कि इस पहल का नेतृत्व भी करता है। ये पुतिन को एक बिल्कुल अलग संदेश देता है कि यूक्रेन अब उस देश से बदलकर जो रूसी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए अपने साझेदारों पर बहुत अधिक निर्भर था, अब ऐसा देश बन रहा है जो रूस की महत्वाकांक्षाओं को नष्ट करने वाली तकनीक का न केवल प्राप्तकर्ता बल्कि प्रदाता भी बन सकता है। सिर्फ पिछले कुछ महीनों में ही दुनिया भर के देशों ने अपनी रक्षा में मदद के लिए यूक्रेन की ओर रुख किया है या यूक्रेन के साथ मिलकर और भी प्रभावशाली हथियार बनाने के लिए काम किया है। हथियार कतर, सऊदी अरब और यूएई ने यूक्रेन से इंटरसेप्टर ड्रोन तकनीक के लिए 10 साल के रक्षा समझौते किए हैं। इसके बदले यूक्रेन को ईंधन, पैसा और हथियार मिलेंगे। यूके और यूक्रेन ने एक नई ड्रोन साझेदारी पर सहमति जताई है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों को रूस के हथियारों के मुकाबले कम लागत वाले समाधान के रूप में और अधिक ड्रोन उपलब्ध कराना है। 12 मई को यूक्रेन और जर्मनी ने ब्रेव जर्मनी शुरू करने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो यूक्रेन के ब्रेव 1 कार्यक्रम की शाखा लगता है। उस समझौते के तहत यूक्रेन और जर्मनी बिना चालक वाले सिस्टम से लेकर लेजर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मिसाइल तकनीक तक सभी प्रकार की तकनीकों के विकास पर मिलकर काम करेंगे। पुतिन बांटो और राज करो की नीति चाहते हैं, लेकिन वह इसका उल्टा कर रहे हैं। यूक्रेन खुद को उस गोंद में बदल रहा है जो देशों को जोड़ता है, और फिलहाल ये देश के लिए सबसे अच्छी स्थिति है। इन समझौतों और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल गठबंधन से स्पष्ट होता है कि यूक्रेन यूरोप और खाड़ी के मजबूत देशों का जरूरी रक्षा साझेदार बन गया है। ताजा गठबंधन तो बस हिमखंड की नोक है। अभेद्य बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड पहले से विशाल है, लेकिन रूस की समस्या अब शुरू हुई है, क्योंकि यूक्रेन अब रूस की जगह दुनिया के लिए विश्वसनीय रक्षा साझेदार बन रहा है। व्लादिमीर पुतिन बस देख सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि नया गठबंधन जल्द नतीजा न दे। लेकिन हमने देखा है कि यूक्रेन कितनी तेजी से काम कर सकता है। हम दाव लगा रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन की उम्मीदें उससे कहीं जल्दी टूट जाएंगी जितना वो सोचते हैं। रूस के राष्ट्रपति यूरोप के भीतर अपनी कठपुतलियों पर भी वह फूट डलवाने के लिए भरोसा नहीं कर सकते जिसकी उन्हें जरूरत है। अप्रैल के अंत में हंगरी में बड़ी घटना हुई, जिससे शक्ति संतुलन व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ और बदला। विक्टर ऑर्बन की जगह पीटर मजार आए। आप जान सकते हैं कि यह पुतिन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है अगर आप हमारा वीडियो देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप यूक्रेन के एक सैन्य राष्ट्र के रूप में विकास का हमारा और विश्लेषण देख सके। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।